हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप रिवीजन टेस्ट पेपर सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं एंड आपके एंड पे माहौल बन रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सर देखिए ध्यान से, जो इस बार सेक्शन नंबर 129 जो पेनल्टी वाला चैप्टर है सर, उसमें सेक्शन नंबर 129 जो एक मेजर अमेंडमेंट हुआ है इस बार, मैंने लेक्चर में कहा भी था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन पर्पज, उसका आरटीपी में क्वेश्चन आया। और हाँ, आप भी मान के चलना, मुझे ऐसा लगता है कि सेक्शन नंबर 129 का सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि ये मेजर अमेंडमेंट हुआ है जिसका डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। और सर ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, इसके आंसर में भी आरटीपी में थोड़ा सा सर मामला गड़बड़ है। ओके सर, आदिनाथ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इंस्ट्रक्टेड Ashok Transporters to deliver certain taxable goods to Mahavir Enterprises in Maharashtra on 10th of January 2022. ओके सर, भाई साहब कहां पर है? यूपी में। डिलीवर गुड्स कहां करना है? महाराष्ट्र में। सर आदिनाथ प्राइवेट लिमिटेड जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश, उसने अशोक ट्रांसपोर्टर को इंस्ट्रक्शन दिया कि इन गुड्स को डिलीवर करना है कहां पर? महावीर एंटरप्राइजेस महाराष्ट्र में 10th of January को बोला साहब। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है साहब ये। The value of goods is rupees 6,80,000 which are chargeable to GST at the rate of 18% IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट है साहब। ओके ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। While the goods were in transit, proper officer intercepted the goods and the truck in which the goods were being transported under section number 68. ओके सर, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो प्रॉपर ऑफिसर ने व्हीकल को रोका, गुड्स चेक किया एज पर सेक्शन नंबर 68 ईवी बिल का जो सेक्शन है सर। However, the driver of the truck failed to tender any document in relation to the goods in movement. साहब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट था ही नहीं, मतलब मामला गड़बड़। सेक्शन नंबर 129 की पेनल्टी लगेगी सर यहाँ पे। The proper officer, after conducting physical verification of the goods and the truck, decided to seize the goods and the truck and issued a notice under section number 129 subsection number 3 specifying the penalty payable by Adinath Private Limited after giving it an opportunity of being heard. Okay, you are required to determine the amount of penalty payable if Adinath Private Limited does not comes forward for payment of penalty. Further, discuss the suitable course of action for Ashok Transporters if it intends to get the trucks released. Okay, भाई साहब क्या बोला इन्होंने? If the owner आदिनाथ प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, आपको पता है सर। अच्छा, एक पॉइंट तो ये पूछा है, और सेकंड थिंग, ट्रांसपोर्टर को अगर अपनी ट्रक रिलीज करवानी हो विदाउट पेमेंट ऑफ पेनल्टी तो क्या करना है? ठीक है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट की। ओके सर आपको पता है इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, सर सेक्शन नंबर 129 पेनल्टी का हुआ है क्या? ड्यूरिंग ट्रांजिट ऑफ द गुड्स अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो ऐसे केस में पेनल्टी कितना होगा? इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड तो 200% ऑफ द टैक्स पेएबल इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी, एंड इफ द ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम्स फॉरवर्ड देन दिल और दिमाग थाम के 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% of the tax payable whichever is higher, this is the amount of penalty which is payable in case of taxable goods if the owner does not comes forward for payment of penalty to get the goods released. तो सर दिस इज द केस जहां पे दिया हुआ है क्या कि ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड। अब बताइए पेनल्टी कितना पे करना है? तो प्रोविजन क्या कहता है मालिक? सर 50%, दिल थाम के सुनना, सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 3 इसमें पेनल्टी दिया हुआ है साहब। वो बोलता है क्या सर, जो ऑर्डर पास होगा पेनल्टी का उसमें पेनल्टी कितना होगा मालिक? 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल व्हिचएवर इज हायर इज द पेनल्टी का अमाउंट। ये पेनल्टी का अमाउंट है सीजीएसटी का। जल्दी मत करना बच्चों, यही गलती इस आरटीपी के आंसर में भी हुई है। सर ये सेक्शन जब मैंने पढ़ाया था, आप देखिएगा अमेंडमेंट लेक्चर, उसमें भी ये सेक्शन मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, पूरा सेक्शन समझाया हुआ, क्योंकि पूरा सेक्शन लगभग रिप्लेस हुआ है सर ये। ओके सर, सेक्शन नंबर 129 में बोला हुआ है इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है बेटा? 6,80,000 और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल व्हिचएवर इज हायर। अब सर ये पेनल्टी किसका? सीजीएसटी का।
हमारा मैटर किसका है, आईजीएसटी का, तो ऑब्वियसली पेनल्टी पेबल भी आईजीएसटी की होगी। और आपको पता है क्या, सीजीएसटी का पेनल्टी प्लस एसजीएसटी का पेनल्टी करेंगे तो सर आएगा पेनल्टी ऑफ आईजीएसटी, मतलब जो सीजीएसटी एक्ट में पेनल्टी दे रखा है उसका डबल करेंगे अगर हम, तो जाके पेनल्टी आएगी किसकी, आईजीएसटी की। इसलिए प्रैक्टिकली बात करूं मैं, इस क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, तो ऐसे केस में 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, क्योंकि 50% ऑफ वैल्यू, वैल्यू है 680, इसका 50% होता है कितना, 3,40,000। 50% कितना हो भाई, 3,40,000। यह लिखता हूं मैं साइड में, चलिए। $3,40,000 इज द 50% ऑफ द वैल्यू। यह है सीजीएसटी का पेनल्टी। अब सर एसजीएसटी का करेंगे तो 50% ऑफ वैल्यू और जोड़ दो, 50% ऑफ वैल्यू कितना हो गया, 340 अगेन हो गया, मतलब 100% ऑफ वैल्यू हो गया ना भाई। तो प्रैक्टिकली 6,80,000 100% ऑफ द वैल्यू और 200% ऑफ द टैक्स पेएबल। अब 200% ऑफ सीजीएसटी बोलो या 200% ऑफ द आईजीएसटी बोलो, डबल वैसे भी हो गया ना सर। सर आईजीएसटी एनीवेज कितना है, 18%, तो सर 200% ऑफ द आईजीएसटी, अब 18%, 6,80,000 इंटू 18% इंटू 200% मतलब 2 टाइम्स। अरे ऐसे नो, क्लियर सर, आता है कितना, 244,800। अब सर अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर यहाँ पे आपने 400% क्यों नहीं किया। अरे भाई वैसे भी यहाँ पे टैक्स डबल है ना सर, सीजीएसटी होता तो 9% टैक्स होता बेटा, आईजीएसटी तो टैक्स वैसे भी डबल हो गया सर, तो इसको 400% मत करो, डायरेक्ट 18% का 200% कर दो, बात है की सर। सर तो 244,800 और 680 विच एवर इज हायर, सर ऑब्वियसली 680 is higher amount, so this is the amount of penalty which is payable if the Adinath Private Limited does not comes forward for payment of penalty. Clear? So 680 should be the correct answer. Okay, first answer तो ये है। Second, further discuss the suitable course of action for Ashok Transporters if it intends to get the truck released. सर आपको सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 6 में कहा हुआ है कि अगर ट्रांसपोर्टर को अपनी ट्रक छुड़वानी, साहब मान लो ओनर नहीं आ रहा है, वो ये पेनल्टी 6,80,000 पे नहीं कर रहा, अब ट्रांसपोर्टर का ट्रक भी फंसा हुआ साहब, अब जिसकी गुड्स है वो गुड्स लेने नहीं आ रहा, वो पेनल्टी पे करने नहीं आ रहा, उसके चक्कर में सर ट्रांसपोर्टर का ट्रक भी पड़ा है सर वहां पे। अब ट्रांसपोर्टर को अगर अपना ट्रक रिलीज करवाना है, वो ट्रांसपोर्टर बोल सकता है कि सर गुड्स तो रखो अपने पास, मेरे को मेरी ट्रक दो, तो ऐसे केस में कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन दिया है सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 6 में। और ये सर यहां बोला है क्या, या तो जो पेनल्टी हमने आपको बताई है इस वाले एग्जाम्पल में 680 ये पे कर दो, या फिर ₹1 लाख विच एवर इज लोअर, सर इतना पे करो और मस्त रहो और अपना ट्रक ले जाओ। अब सर जो 1 लाख रुपए पेनल्टी उसमें बोला है, अगेन सर ध्यान दीजिए ये सेक्शन नंबर 129 का पेनल्टी है, सेक्शन नंबर 129 इज ऑफ सीजीएसटी। सर आईजीएसटी की अगर हम बात करेंगे तो पेनल्टी हो जाएगा डबल, और सर प्रैक्टिकली बात करें तो 2 लाख इज द पेनल्टी, 2 lakh will be the penalty to get the truck released from the area of the sir GST। समझे मेरी बात? अगेन आपके आरटीपी के अंदर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 1 लाख और इधर 340 दे रखा है सर। क्लियर सर? सो 2 लाख इज द करेक्ट आंसर यहां पे ट्रक को अगर आपको रिलीज करवाना है तो, एंड अगर आपको गुड्स रिलीज करानी है तो 680 इज द करेक्ट आंसर। आप देखो मैं यहाँ पे आपको आरटीपी का आंसर दिखाता हूं सर गलती अभी नया नया एक्ट बनाया, नया नया सेक्शन आया, तो ठीक है गलती होने के चांस थे, हो गई गलती, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये देखिए ये प्रोविजंस बताए हुए 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर। अब सर 50% ऑफ वैल्यू कितना है 340 और 200% ऑफ टैक्स पेएबल, तो यहाँ पे तो पूरा 18% ले लिया सर, 18% का 200%, 244,800 और 340। अब यहाँ पे सर 100% नहीं किया क्योंकि ये आईजीएसटी भाई 100% करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे हिसाब से आएगा 680 और 244 विच एवर इज हायर, ऑब्वियसली 680 शुड बी द आंसर। यहाँ पे 340 किया हुआ है सर। ओके, सेकंड थिंग, ट्रक रिलीज कराने के लिए जो पेनल्टी यहाँ पे हमने बताया जो था 680 अपने वाले एग्जांपल में, वो पेनल्टी और रुपीज 1 लाख विच एवर इज लोअर, हाँ है ना? तो सर 1 लाख पर सर यहाँ पे क्या है आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई था सर, आईजीएसटी का पेनल्टी लगेगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 लाख पेनल्टी आएगा भाई, तो अगेन यहाँ पे 1 लाख की जगह कितना आएगा भाई
2 लाख रुपये और यहाँ पे आएगा 680। क्लियर? क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई का मामला है, आपको आईजीएसटी की पेनल्टी निकालनी पड़ेगी सर। क्लियर? डन। तो एक छोटा सा एरर हो गया था, ठीक है सर, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आप एग्जाम्स के लिए भी कंफ्यूज मत रहिएगा, ये सही जो मैं बता रहा हूं आपको वो सही आंसर है, एग्जाम में भी ये कंसिडर होगा 100%। ओके, डोंट वरी, डेफिनेटली सर ऐसे ही इसको भी करेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेक्ट करेगा सर। ओके सर, आइए हम ये 10th क्वेश्चन के बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बच्चों समझ में आया? दिस सेक्शन में 129 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, सुपर लीवर लिमिटेड, सुपर लीवर लिमिटेड is engaged in manufacturing of taxable electronic goods. Okay sir, its 2 manufacturing units are located in Mumbai and Nagpur and both the units are registered under GST in the state of Maharashtra. Maharashtra में registered है साहब. The company has another manufacturing unit in Bangalore registered under GST in the state of Karnataka obviously, and a retail showroom located in Ahmedabad registered under GST in the state of Gujarat. ठीक है सर, गुजरात में रजिस्टर्ड है सर रिटेल शोरूम इसका। ओके मालिक, मतलब 2 फैक्ट्री तो कहा है साहब, मुंबई नागपुर महाराष्ट्र में सर, एक बेंगलोर में है कर्नाटका में, और एक और कहा है सर रिटेल स्टोर है इसका, कहां पर? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन इन द टैक्स पीरियड। ओके, मुंबई यूनिट और नागपुर यूनिट का दे रखा है सर इन्होंने। ओके, ये डिटेल्स दे रखी ट्रांजेक्शंस की। अभी एक बार क्वेश्चन के एंड में जाके देखिए कि आखिर करना क्या है। विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन you are required to determine the value of exempt supply provided by Nagpur unit and Mumbai unit. ठीक है सर। सर वैल्यू ऑफ exempt supply निकालनी है। Will your answer be different if the value of exempt supply provided by Nagpur unit and Mumbai unit is to be determined for the purpose of apportionment of ITC as per section number 17 subsection 3? ठीक है सर। सर आपको पता है रूल नंबर 42, रूल नंबर 43, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 जिसके लिए अप्लाई होता है सर। सर वहां पर वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई निकालने के लिए सिस्टम अलग दे रखा है फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43, वो हम बाद में करेंगे बात। पहले करते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई क्या है सर। क्लियर? तो इन ट्रांजेक्शन में आपको केवल निकालना कि एग्जाम सप्लाई क्या है, और आपको पता है एग्जाम सप्लाई का मतलब होता है क्या? ऐसा सप्लाई जिस पर रेट ऑफ टैक्स या तो निल हो या 0% दे रखी है, या फिर जिसको गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, एग्जाम किया हुआ है, या फिर अगर कोई सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, जैसे अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बेच रहे हो आप, या पेट्रोल डीजल बेच रहे हो आप, अरे हाँ है ना भाई, तो ऐसे केस में वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीनों सप्लाई क्या आता है? एग्जाम सप्लाई के स्कोप में आता है साहब। ओके, तो इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जाम सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये एग्जाम है नहीं सर, ये तो टैक्सेबल है वैसे भी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक, सर कोई भी बैंक हो, आपने अगर किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, डिपॉजिट दिया, उसके लिए इंटरेस्ट अर्न हुआ है, तो ये सर सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आता है, पर ये एग्जाम सर्विस है सर, तो ये एग्जाम के टर्नओवर में आ गया सर। नेक्स्ट, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, भाई सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है। एग्जाम छोड़ो सर, वो सप्लाई ही नहीं है, ध्यान देना सर। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगा, इसलिए टैक्सेबल और एग्जाम की बात ही नहीं आती सर, ये कोई टर्नओवर में नहीं आता है सर। देन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन द विसिनिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सरकार अगेन सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड है, और सर आपको पता है क्या, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस एज पर शेड्यूल नंबर 3, एक्सेप्ट वो याद है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आपने कोई फ्लैट या कोई ऑफिस वगैरह बुक कराया है तो वो सप्लाई के स्कोप में आता है, अदरवाइज कभी भी इम्यूल प्रॉपर्टी जो होती है वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगी। तो ये सर ना एग्जाम ना टैक्सेबल है, सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा साहब। सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग which was not used anymore, अगेन सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी, भली फैक्ट्री बिल्डिंग है कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएगा साहब, तो ये एग्जाम भी नहीं है, टैक्सेबल भी नहीं, सप्लाई ही नहीं है। देन ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग, आपको पता है सर शेड्यूल नंबर 3 में बोला है, पैरा नंबर 6 में क्या सर, एक्शनेबल क्लेम्स इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी होता तो वो सप्लाई के स्कोप में आता, ये तो सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आएगा, सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा तो एग्जाम टू टैक्सेबल की बात आती ही नहीं है। तो सरकार देखा जाए तो एग्जाम टर्नओवर में क्या आया, केवल एक टर्नओवर आया, वो भी नागपुर यूनिट के लिए, वो भी 1,08,000 का, दैट्स इट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई।
ओके चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जो बड़ा अच्छा है सर. Will your answer be different if the value of exam supply provided by Nagpur unit and Mumbai unit is to be determined for the purposes of apportionment of ITC under section number 17 subsection 3? हमने section number 17 subsection 3 के साथ में रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 पढ़ा था सर, आपको याद हो तो. और उसमें हमने क्लियरली बात करी थी कि फॉर द पर्पज ऑफ रूल नंबर 42 43 सेक्शन नंबर 17 3 सर कुछ वहां पे एक्सेप्शन दिए थे कि ये एग्जाम फिर भी एग्जाम नहीं मानना है, और सर ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ही नहीं है फिर भी एग्जाम मानना है सर. अरे हाँ है ना सर, वो हमने क्या पढ़ा था, मैं पहले रिवाइज कराता हूं फिर हम इसका आंसर निकालेंगे. सर हमने पढ़ा था वहां पे कि ये 3 ट्रांजेक्शन, सुनना बच्चों ध्यान से, इनको एग्जाम टर्म में इंक्लूड करना है. फर्स्ट सर सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सेल ऑफ सिक्योरिटीज जिसमें 1% ऑफ द sale price of the securities will be considered as value of exempt supply for the purpose of rule number 42 43. सर इसको एग्जाम मानेंगे. सेकेंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, केवल और केवल सेक्शन नंबर 17(3) मतलब रूल नंबर 42 43 के पर्पस के लिए उसको एग्जाम मानेंगे, और जिस वैल्यू पे आपने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है दैट वैल्यू विल बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन अंडर रूल नंबर 42 43 एज एग्जाम सप्लाई. एंड थर्ड, अगर आप ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई देते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, तो सिंस आप पे लायबिलिटी आई नहीं रही है, आपको टैक्स पे करना ही नहीं, तो आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा. इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ आईटीसी उसको भी एग्जाम सप्लाई मानते हैं, ऑल्दो एग्जाम नहीं है फिर भी. क्लियर सर, ये तो हो गया एग्जाम जिसको मानना है. 2 बातें कही हुई है, 2 पॉइंट दिए हुए कि ये एग्जाम नहीं है, सॉरी 2 बातें कही है कि ये एग्जाम्ड है फिर भी इसको एग्जाम में काउंट नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43. सर 2 ट्रांजेक्शन, फर्स्ट अगर आपने किसी को लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट्स दिए और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है तो इंटरेस्ट की इनकम पे जीएसटी एग्जाम्ड है, पर फिर भी उसको एग्जाम टर्म में इंक्लूड नहीं करना है. क्लियर, तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट की रेवेन्यू है उसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना. और सेकेंड, अगर आप एक शिपिंग कंपनी हो और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हो बाय वेसल फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो वो सप्लाई एग्जाम सप्लाई होती है, पर फिर भी उसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करना है, सो दैट उस शिपिंग कंपनी को आईटीसी मिल जाए, आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़े उसको, क्योंकि ये अल्टीमेटली सर्विस दे रहा है किसको, एक्सपोर्टर को. बेटा हाँ है ना बच्चों, तो सर ये 2 ट्रांजेक्शन एग्जाम फिर भी एग्जाम नहीं मानना है. और हाँ इंटरेस्ट वाला जो मैंने बताया पॉइंट आपको कि अगर लोन दिया एडवांस दिया और आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो एग्जाम फिर भी एग्जाम नहीं मानना है. दिस इज फॉर एवरी पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी. पर वैसे भी ये क्वेश्चन बैंक का नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर का है सब. क्लियर, ठीक है. तो सर हमने देख लिया कि किसको एग्जाम मानना है किसको एग्जाम नहीं मानना है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 42 और 43. ओके सर यहां देखिए सर ध्यान से, एग्जाम किसको मानना है. ओके 42 और सेक्शन नंबर 17(3) के हिसाब से इंटरेस्ट, सर ये एग्जाम फिर भी इसको एग्जाम नहीं मानना है. मैं कलर चेंज करता हूं, ये लो साहब, नहीं ब्लू है, पानी पानी. अब ब्लू में जो लिखूंगा वो आपको वो देखना है कि मतलब वो एग्जाम है नहीं, ये देखना है सर. सर टैक्सेबल गुड से फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो एग्जाम की बात नहीं आती है. सेकंड इंटरेस्ट, एग्जाम फिर भी एग्जाम नहीं मानना है. सेल ऑफ सिक्योरिटीज, हाँ 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, कितना कमाया कितना गवाया, परचेज प्राइस क्या था, कोई मतलब नहीं सर. 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज. अब सेल प्राइस थी 4,50,000. क्लियर, इसका 1% 4,500 इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3. देन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन द विसिनिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. सर जिस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी वो वैल्यू विल बी टेकन एज वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई. स्टैम्प ड्यूटी वाज पेड ऑन 185, तो 185 विल बी द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई. सेल ऑफ ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग विच वॉज नॉट यूज्ड एनी मोर, भली 90 लाख में आपने सेल किया हो, पर जिस वैल्यू पे स्टैम्प पे किया हो था क्या कितना 75 लाख, तो 75 लाख इज द वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई. ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स, सर एक्शनेबल क्लेम्स इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, और इसके लिए एक्सेप्शनली अलग से कुछ भी नहीं कहा है हमारे सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 में, इसलिए कहानी खत्म होती है. अब तो कुल मिला के मुंबई यूनिट और नागपुर यूनिट के लिए एग्जाम सप्लाई कितना होगा ये कैलकुलेट कर लीजिए सर. अब यहां पर मुंबई की बात करें तो 4,500, क्लियर, प्लस ये 75 लैक्स, तो 75 लैक्स
4,500 is the value of exempt supply for the purpose of section number 17 subsection 3 for Mumbai. And for Nagpur unit, नागपुर यूनिट एग्जाम में क्या क्या आएगा सर? पहली बात तो नागपुर यूनिट ने सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड किया, पर वैल्यू क्या होगा? वही 185, क्योंकि इसका एक्चुअल सेल प्राइस और जिस वैल्यू पे स्टैम्प ड्यूटी पे करी वो सेम है सर, वो एग्जाम में काउंट होगी प्लस बस. तो सर दिस 185 is the value of exempt supply for the purpose of Nagpur branch for the purpose of section number 17.3, and 75 lakh 4,500 is the value of exempt supply for the purpose of rule number 42-43 section number 17.3 for Mumbai branch. Clear? Done. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 खत्म. अच्छा पॉइंट था, बस इसमें वो जो सेक्शन नंबर 17.3 की बात जो थी वो बड़ी अच्छी बात थी, बाकी तो कोई खास बात नहीं थी सर. आइए क्वेश्चन नंबर 12. इन दी अबाउ क्वेश्चन, हो अभी क्वेश्चन सर, क्वेश्चन की जान अभी और बाकी है सर. इन दी अबाउ क्वेश्चन ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. ओके साहब, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई मोस्ट बेनिफिशियल मेड बाय बेंगलोर यूनिट as well as the value of supply most beneficial made by the Ahmedabad retail store if Super Lever Limited furnishes the following additional information for the month of October. Okay sir, following additional information दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फर्दर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है जो मोस्ट बेनिफिशियल है. मोस्ट बेनिफिशियल मतलब सर मान लो दो ऑप्शन मिलते हैं तो जिसमें कम वैल्यू आएगी वो हम लेंगे सर. आइए फर्स्ट पॉइंट, बेंगलोर यूनिट हैज अपॉइंटेड मेसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स एज इट्स सोल सेलिंग एजेंट. हाँ जी, पहली बात तो ये सर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में जो डेफिनेशन दे रही रिलेटेड पर्सन की, उसमें हमने पढ़ा है कि अगर आपका कोई सोल सेलिंग एजेंट है तो वो भी रिलेटेड पर्सन कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. ओके, तो सर इक्विलिब्रियम सेल्स क्या हो गया? रिलेटेड पर्सन के स्कोप में आ गया. मेसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स sells the electronic goods of Bangalore unit under the invoice issued in its own name. Okay, ये खुद गुड्स बेचता है सर. ओके सर, खुद के नाम पे बिल इशू करता है. पहली बात तो ये वैसे भी रिलेटेड पर्सन हो गया सर, एजेंट की बात तो यहाँ पे आएगी नहीं सर. द बेंगलोर यूनिट ट्रांसफर्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹725 टू मेसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स ऑन 20th October, which were sold by Messrs Equilibrium Cells on 31st October at ₹7,65,000. इसने आगे बेचा है 7,65,000 में, कॉस्टिंग थी 7,25,000 की. On 20th October, another electronic goods manufacturer supplied the goods of like kind and like quality to Messrs Equilibrium Cells as the one supplied by the Bangalore unit at a price of ₹775,000. ओके, मैं समझाता हूं बेटा इसके अंदर क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये बोलता है कि मैंने अपना एक सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया है जो मेरा रिलेटेड पर्सन हो गया सर. अब उसको जो मैंने गुड्स बेचा उसके लिए वैल्यू क्या है? अब उसकी कॉस्टिंग थी 725,000, उसने आगे सेल किया 765,000 में, और सेम गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी सर किसी और मैन्युफैक्चरर ने इक्विलिब्रियम सेल्स को, उसी सोल सेलिंग एजेंट को किसी और ने बेची थी कितने में? 775,000 में. क्लियर? वैल्यू सप्लाई क्या होगा? मोस्ट बेनिफिशियल हमें देखना है. प्लस फर्दर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी, वो भी देख लीजिए बेटा, यहां पे दे रखी है, सॉरी यहां दे रखी नोट में. मेसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स, मेसर्स परिधि सेल्स का नाम यहां पे आएगा पॉइंट नंबर 2 में, एंड मेसर्स धारा एंटरप्राइज, वो भी पॉइंट नंबर 2 में नाम आएगा, आर नॉट एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट. फर्दर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द अबव केसेस. तो सर ओपन मार्केट वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, और रेसिपिएंट जो है अभी इस केस में मेसर्स इक्विलिब्रियम सेल्स, वो फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल नहीं है. ओके, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है. अब बताइए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा? मोस्ट बेनिफिशियल. सबसे पहली बात प्रोविजन सॉरी सर, रूल नंबर 28 यहां अप्लाई होता है वैल्यूएशन का. रूल नंबर 28 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स कहता है साहब क्या, अगर कोई भी गुड्स आपने अपने रिलेटेड पर्सन को सेल किया है तो ऐसे केस में वैल्यू क्या होता है साहब? फर्स्ट ओपन मार्केट वैल्यू, वो अवेलेबल नहीं तो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी. उससे भी नहीं आ रहा तो सर क्या करेंगे? अरे भाई रूल नंबर 32, रूल नंबर 30 एंड 31 विल बी अप्लाइड इन सीक्वेंस. जो बोलते हैं क्या सर, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था
अरे भाई कॉस्ट प्रोडक्शन का 110% याद आया, या फिर बेस्ट जजमेंट मेथड याद आया? क्लियर। और आप चाहे तो ध्यान से सुनना, आप चाहे तो ये तीनों से वैल्यू निकाले, या फिर आप चाहे तो अगर उस रेसिपिएंट ने, जो आपका रिलेटेड पर्सन है, उसने अगर सेम गुड्स को आगे सेम कंडीशन में अगर रीसेल किया है, तो ऐसे केस में उसने जितने में रीसेल किया है उसका 90% भी आप ले सकते हो एज वैल्यू। क्लियर। और एक लास्ट में एक प्रोवाइजर दे रखा है, पर अगर जो आपका रेसिपिएंट है, जो रिलेटेड पर्सन है, वो अगर फुल आईटीसी के लिए एलिजिबल है, इफ ही इज एलिजिबल फॉर फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट, देने से केस में जो आपने एक्चुअल बिल लिखा है, एक्चुअल वैल्यू जो बिल पे लिखी है, उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लिया जाएगा बेटा। क्लियर। तो सर दो बातें यहां पर जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है नोट के अंदर, वो ये कहा है, सबसे पहली बात ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है सर। सेकंड थिंग, रेसिपिएंट को फुल आईटीसी नहीं मिलता है। क्लियर। अब अपने पास ऑप्शन क्या बचे? रूल नंबर 28 में फर्स्ट बोलता है ओपन मार्केट वैल्यू वो नहीं है, सेकंड पॉइंट बोलता है वो अगर ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में सर वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी है कितना? 775,000। क्लियर सर। और उससे वैल्यू नहीं आए तो रूल नंबर 30 और 31 विल बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस, वो तो हमको फॉलो करना नहीं क्योंकि 775 वैल्यू दे रखा है सर। पर एक चॉइस दे रखा है एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, वो चाहे तो रेसिपिएंट अगर गुड्स को सेम कंडीशन में आगे रीसेल किया है, तो जितने में रीसेल किया है उसका 90%, तो 90% ऑफ 765 सर, 765 का 90% आता है कितना? 688,500। अब सर आप मुझे बताइए कि सर हमारी चॉइस है कि या तो हम वैल्यू, सॉरी हमारी चॉइस है कि या तो हम वैल्यू ये ले या वैल्यू 688,500 ले, हम कौन सा लेंगे? क्वेश्चन ने वैसे भी हमसे पूछा है क्या, मोस्ट बेनिफिशियल वैल्यू निकालना है, तो ऑब्वियसली मोस्ट बेनिफिशियल वैल्यू हमारे लिए क्या होगी मालिक? 688,500 इज द करेक्ट आंसर। भारत माता की जय। ये तो आ गया फर्स्ट पॉइंट का आंसर। ओके, अब हम बढ़ते हैं कहां पर सर? सेकंड पॉइंट की तरफ। द रिटेल शोरूम ऑफ अहमदाबाद ट्रांसफर्स गुड्स कॉस्टिंग ₹85,000 टू इट्स एजेंट मेसर्स परिधि सेल्स ऑन 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर अपने एजेंट को ये कुछ गुड्स भेजता है। अब आप देख लो ये एजेंट वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट है कि नहीं, पहले तो आप ये देखिए, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी आगे। मेसर्स परिधि सेल्स सेल्स सच गुड्स ऑन 18 अक्टूबर एट ₹5 lakh अंडर द इनवॉइस इश्यूड इन द नेम ऑफ रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद। ओ भाई साहब, सर जो इनवॉइस इश्यू किया है परिधि सेल्स ने, वो इनवॉइस जो इश्यू कर रहा है, वो इनवॉइस इश्यू कर रहा है इन द नेम ऑफ रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद। मतलब जो अहमदाबाद का शोरूम है उसके नाम का इनवॉइस इश्यू कर रहा है सर। इट मींस जो एजेंट है परिधि सेल्स, वो कस्टमर को जो बिल लिख रही है वो प्रिंसिपल के नाम का बिल लिख रही है। और आपको पता है अगर प्रिंसिपल के नाम का बिल अगर इश्यू होता है तो ऐसे केस में सर कस्टमर को गुड्स कौन बेच रहा है? प्रिंसिपल बेच रहा है, एजेंट कस्टमर को गुड्स नहीं बेच रहा। अब अगर प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गुड्स जाता है, कहां से? प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां गुड्स जाता है, तो सर उसको सप्लाई के स्कोप में मानते हैं एज पर शेड्यूल 1। अगर if the agent undertake to supply the goods on behalf of principal, I repeat sir, ordinary course of business में supply of goods by one person to another person supply कब होगा? if supply is for a consideration in the course or furtherance of business। अब प्रिंसिपल ने एजेंट के यहाँ गुड्स भेजा, विदाउट कंसिडरेशन भेजा, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा, पर वो सप्लाई के स्कोप में आएगा अगर वो शेड्यूल 1 में कवर होगा। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है साहब? सप्लाई ऑफ गुड्स by principal to his agent where agent undertakes to receive the goods, where agent undertakes to supply the goods on behalf of principal। और सर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहा है, कब माना जाता है? सर्कुलर बिहाफ के लिए, जिसमें कहा है क्या, एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इश्यू करता है कस्टमर को, एजेंट अगर खुद के नाम का बिल इश्यू करता है कस्टमर को, तो ऐसे केस में सर ये माना जाएगा कि वो एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू दी कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। पर यहां पे तो सर प्रिंसिपल के नाम का ही बिल इश्यू हो रहा है कस्टमर को, तो इसलिए सर ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 के स्कोप में नहीं आएगा सर। तो सर ऐसे केस में प्रिंसिपल टू सप्लाई, प्रिंसिपल टू एजेंट जब गुड्स जा रहा है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा सर। अब भले ही 85,000 की कॉस्टिंग वाला गुड्स प्रिंसिपल जो रिटेल शोरूम है अहमदाबाद का, उसने भेजा है किसको? परिधि सेल्स को, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा जब प्रिंसिपल एजेंट के यहां भेज रहा है। That is not supply because agent is not supplying the goods on behalf of principal। क्लियर? तो वो 85,000 की कॉस्टिंग वाला गुड्स जब
प्रिंसिपल के यहां से एजेंट क्या जा रहा है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। पर जब भाई साहब एजेंट कस्टमर को गुड्स बेच रहा है, एजेंट जब कस्टमर को गुड्स बेच रहा है उस टाइम पे उसने बिल इशू किया किसके नाम का बेटा, रिटेल शोरूम के नाम का, तो वो तो सप्लाई है ना यार, दैट इज सप्लाई। तो सर 5 लाख का गुड्स, 5 लाख का गुड्स ये माना जाएगा हमारे रिटेल शोरूम ऑफ अहमदाबाद ने बेचा है कस्टमर को, क्लियर। तो 5 लाख इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, है ना। अच्छा अब इस केस में ये एजेंट जो है ना वो नॉर्मल कमीशन एजेंट है बेटा, वो अपना कमीशन परिधि सेल्स क्या करेगा, अपना कमीशन का बिल लिख देगा किसको, रिटेल शोरूम को, और वो कमीशन का कोई इंफॉर्मेशन यहां दे नहीं रखा, पर दैट्स अ सेपरेट ट्रांजैक्शन। यहां पर फर्स्ट पॉइंट तो ये रिटेल शोरूम से, यह लिखता हूं मैं, रिटेल शोरूम टू परिधि सेल्स, यहां पे सप्लाई नहीं मानेंगे ट्रांजैक्शन को, ये बस मानेंगे कि गुड्स का मूवमेंट हुआ है वहां से यहां तक बस, क्योंकि वो शेड्यूल 1 में कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर एजेंट कस्टमर को सर प्रिंसिपल के नाम का बिल दे रहा है बेटा। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट बेटा, दिल थाम के सुनना आप जो सेकंड पॉइंट बोल रहा हूं मैं वो सर। अच्छा सेकंड पॉइंट बोलने से पहले एक बार ये और पढ़ लीजिए इंफॉर्मेशन। ऑन 17 अक्टूबर मेसर्स परिधि सेल्स हैज सोल्ड गुड्स ऑफ like and like quality is one supplied by the retail showroom at Ahmedabad to an unrated customer at rupees 4,70,000। मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी दे रखी है जो 470 है, पर उसकी बात आई नहीं रही है क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट वाला रूल लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर सर वैल्यूएशन के रूल्स अप्लाई ही नहीं हो रहे क्योंकि वो सप्लाई के स्कोप में ही ये ट्रांजेक्शन नहीं आ रहा है। पर सर ध्यान देना, अब यहां तक तो बिल्कुल सही किया आरटीपी के आंसर ने भी सर, पर यहां पे एक गलती कर दी। गलती क्या करी है सर, मिस कर दिया पॉइंट को, कि जब हमारे परिधि सेल्स ने कस्टमर को गुड्स दिया था फॉर रुपीज 5 लाख, वो 5 लाख का तो सप्लाई है ना भाई, जिसमें बिल इशू हुआ किसका, रिटेल शोरूम का। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया क्या, रिटेल शोरूम टू एक तरह से कस्टमर, है ना। यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं वाया परिधि सेल्स, है ना सर। सर ये तो सप्लाई के स्कोप में आएगा ना भाई, और ये सप्लाई के स्कोप में आएगा, और यहां पर वैल्यू होगी कितनी, ये रफ में लिख रहा हूं मैं, आप फेयर में लिखिएगा बेटा। सर 5 लाख इज द वैल्यू जिस पे जीएसटी लगेगा, पर आईसीआई ने जो अपना आरटीपी में ये आंसर दिया है, इसमें इस आंसर को तो उन्होंने इग्नोर ही कर दिया है सर, क्योंकि इन्होंने तो पूछा है ना सर, इन दी अबव क्वेश्चन ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, compute the value of supply made by Bangalore unit as well as value of supply most beneficial made by Ahmedabad retail showroom. Sir, if Super Lever Limited furnishes the following additional information, तो value of supply में 5 लाख तो आएगा ना भाई, ये नहीं आएगा, agreed सर, बिल्कुल सही, क्योंकि सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, पर ये 5 लाख तो आएगा ना यार, तो ये मिस कर दिया आंसर के अंदर आरटीपी ने। ओके सेकंड, अब ये पैराग्राफ में और कुछ इंफॉर्मेशन थी वो भी देख लीजिए बेटा। The retail showroom at Ahmedabad also transfers goods costing rupees 225 to its agent. Okay, मेसर्स धारा एंटरप्राइज को सर 15 अक्टूबर को सर 225 की कॉस्टिंग वाला गुड्स अहमदाबाद के रिटेल शोरूम ने ट्रांसफर किया। अब ये एजेंट कौन सा देख लेते सर हम। मेसर्स धारा एंटरप्राइजेज सेल्स सच गुड्स ऑन 20th अक्टूबर एट ₹1 लाख अंडर द इनवॉइस इश्यूड इन इट्स ऑन नेम। देखिए सर, यहां पर एजेंट ने जो बिल इशू किया वो खुद के नाम का इशू किया। इट मींस जब प्रिंसिपल के यहां से एजेंट के यहां जाएगा वो सप्लाई के स्कोप में आएगा, ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन है। 2,25,000 का जो कॉस्टिंग वाला गुड्स है ये मानेंगे कि सर प्रिंसिपल ने 15 अक्टूबर को ही बेच दिया था किसको, धारा एंटरप्राइजेस को। सर इसको सप्लाई के स्कोप में मानेंगे क्योंकि ये शेड्यूल 1 में कवर हो गया सर, क्योंकि यहां पे एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। ऑन 19 अक्टूबर मेसर्स परिधि सेल्स, अभी अगेन टाइपिंग एरर मुझे लगता है साहब, यहां पे परिधि सेल्स नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए धारा एंटरप्राइजेज। ऑन 19 अक्टूबर हम ये मानते हैं धारा एंटरप्राइज की बात ही कर रहा है। धारा एंटरप्राइजेज सोल्ड गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी इज वन सप्लाइड बाय द रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद टू एन अनरिलेटेड कस्टमर एट ₹98,000। तो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की वैल्यू दे रखी 98,000 बेटा,
क्लियर? अब वैल्यू क्या होगा हमें देखना है सर. ओके, तो सर एक्चुअली क्या हुआ, मेरे ख्याल से जब जिसने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया होगा ऊपर से कॉपी करके पेस्ट किया होगा यहाँ से, तो ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट में कहीं ना कहीं इशू किया है. और अगर आप देखेंगे ना सर, तो 225 वाली कॉस्टिंग वाला गुड्स, पहली बात तो ये कस्टमर को 1 लाख में बेच रहा है, लाइक एंड सेम गुड्स किसी और कस्टमर को बेच रहा है 98,000 में. तो प्रैक्टिकली क्या है ये, इस बार क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग थोड़ा आधी नींद में ही हुआ है सर ये सर. मतलब थोड़ा सा ड्राफ्टिंग करते वक्त इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा केयरलेसनेस हो गई, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. पर सर कोई बात नहीं, अभी तो जो फिगर्स दे रखे हम तो इसमें आंसर निकालेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं सर. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसके अंदर प्रिंसिपल टू एजेंट वाला ट्रांजेक्शन शेड्यूल 1 में कवर हो रहा है साहब. तो प्रिंसिपल टू एजेंट अगर गया है तो अगेन रूल नंबर 29 अप्लाई होता है. रूल नंबर 29 ये कहता है कि व्हेनेवर गुड्स आर सोल्ड बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, तो ऐसे केस में सप्लाई के स्कोप में क्या क्या आएगा सर? सबसे पहली बात सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर पहली बात तो ये यहाँ पे एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि ये खुद के नाम का बिल इशू कर रहा है एजेंट, इसलिए सप्लाई के स्कोप में आएगा. सप्लाई के स्कोप में आएगा तो रूल नंबर 29 कहता है वैल्यू क्या होगा सर? वैल्यू क्या होगा? ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स. अब यहाँ पे लिखा है सर क्वेश्चन में साफ, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है सर, जान दो. ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी की जो वैल्यू है वो हम ले सकते हैं सर. पर उसमें एक ऑप्शन और दे रखा है 90% ऑफ द वैल्यू अगर वो एजेंट आगे सप्लाई करता है, रेसिपिएंट जो है वो अगर आगे सप्लाई करता है तो उसका 90% आप ले सकते हो. आई रिपीट, ओपन मार्केट वैल्यू रूल नंबर 29 में क्या लिखा पहले वो बताता हूं मैं आपको. ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स या फिर रेसिपिएंट जब गुड्स को आगे बेचेगा, गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी को जब आगे बेचेगा उसका 90% वैल्यू आप ले लीजिए बेटा. क्लियर? और अगर आप चाहे तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर आप चाहे तो वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड लाइक क्वालिटी ले सकते हैं सर. सर मैं वापस रिपीट करता हूं रूल नंबर 29, वापस सुनना बच्चों ध्यान से. जल्दबाजी में मैंने शायद 2 पॉइंट मिक्स कर दिए, वापस सुनना बेटा. रूल नंबर 29 ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड सप्लाई किया और वो सप्लाई के स्कोप में अगर आ रहा है, या एजेंट ने प्रिंसिपल को गुड सप्लाई किया है वो सप्लाई के स्कोप में अगर आता है तो वैल्यू क्या होगा? तो एज पर रूल नंबर 29 सर ओपन मार्केट वैल्यू या फिर एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का ऑप्शन है कि वो चाहे तो दूसरा ऑप्शन ले सकता है. दूसरा ऑप्शन बोलता है क्या मालिक, कि जो रेसिपिएंट है उस रेसिपिएंट ने, रेसिपिएंट इस वाले केस में क्या हो गया बेटा, प्रिंसिपल ने एजेंट को सप्लाई किया है, तो रेसिपिएंट कौन हुआ? एजेंट. तो रेसिपिएंट ने अगर सेम गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी अगर आगे सप्लाई करी टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर, तो सर वो कितने में सप्लाई करी उसका 90% हम ले सकते हैं एज वैल्यू. तो सर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स, मैं रूल नंबर 29 वापस से बोल रहा हूं सर, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स और 90%, देखो वो जो रेसिपिएंट अगर गुड्स को आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है एज इट इज, तो अगर गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी उसने आगे सप्लाई करी है तो अनरिलेटेड कस्टमर को जितने में सप्लाई करी उसका 90% आप वैल्यू ले सकते हो. और उससे वैल्यू अगर नहीं आए तो रूल नंबर 30 और 31 कैन बी फॉलोड इन अ सीक्वेंस. पर सर उसकी बात नहीं आ रही क्योंकि गुड्स ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी वैल्यू दे रखा है, ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है. कोई बात नहीं सर, ध्यान देना उस रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब कौन? एजेंट. एजेंट कौन सर? धारा एंटरप्राइजेज. धारा एंटरप्राइजेज ने गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी, सर गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी सर आगे जो सप्लाई करी अपने अनरिलेटेड कस्टमर को वो कितने में करी सर? 98,000 में करी है. दिस 1 लाख इज ऑफ नो रिलेवेंस, ध्यान रखिएगा. दिस 1 लाख इज ऑफ नो रिलेवेंस, ध्यान रखिएगा. 98,000 जो गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी उसने आगे सप्लाई करी उसका 90% सर 98,000 इंटू 90% इट कम्स टू 88,200 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा इस प्रिंसिपल को. प्रिंसिपल कौन? रिटेल शोरूम एट अहमदाबाद. आई रिपीट सर, जिसकी गुड्स की कॉस्टिंग क्या है 225, उससे कोई मतलब नहीं है. वो गुड्स एजेंट ने आगे कितने में बेचा उससे कोई कंसर्न नहीं है सर. ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है. तो ऐसे केस में सेकंड ऑप्शन क्या था सर? गुड्स ऑफ लाइक काइंड और लाइक क्वालिटी सेम एजेंट अगर किसी और को बेचता है, किसी अनरिलेटेड कस्टमर को बेचता है, कितने में बेचता है? 98,000 बेचता है. तो 98,000 का 90% सर 88,200 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पे क्या लगेगा मालिक? जीएसटी. क्लियर? डन. सो 88,200 इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है. आईसी ने भी ये आंसर दिया सर आरटीपी के अंदर. सर सेकंड थिंग, यहां पर इस पैराग्राफ में इस पॉइंट में ये सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा, अग्रीड. पर सर आईसीआई के आरटीपी के अंदर
ये 5 लाख के ट्रांजेक्शन ये लोग भूल गए कि ये भी सप्लाई के स्कोप में आया भाई, तो इसको भी तो वैल्यू में काउंट करिए बेटा। क्लियर, डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म होता है। अब आई होप समझ में आया, टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था, बस यहां पर छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था ऐसे ऐसे, वो मैंने बताया। सेकंड थिंग, यहां पर एक टाइपिंग एरर हुआ है क्वेश्चन के अंदर, मेसर्स परिधि सेल्स की जगह पे होना चाहिए क्या, मेसर्स धरा एंटरप्राइजेस, क्योंकि उसी का पॉइंट चल रहा बेटा ये। ओके डन, और आंसर भी उसी अकॉर्डिंग दिया सर। ठीक है मालिक, चलिए सर अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। सर आपको अगर इसका इस स्लाइड का अगर क्लिक करना है या अगर आपको कॉपी करना है तो आप इस लेक्चर को पॉज करके सर ये कॉपी कर सकते हो अपने नोटबुक के अंदर बेटा। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए। माहौल सरकार, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सन्मति एंटरप्राइजेस वाला पॉइंट है। यस सर, आइए क्वेश्चन नंबर 13 सन्मति इंडस्ट्रीज वाला। ओके सरकार, पावर कट हो गया था सर। ओके तो सर, सन्मति इंडस्ट्रीज registered in the state of Maharashtra receives a machinery for repairs in its workshop located in Mumbai, Maharashtra from, अच्छा भाई साहब ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, इसका वर्कशॉप है मुंबई में, ये मशीनरी रिपेयरिंग का काम करता है भाई साहब। इनको ऑर्डर मिला मशीनरी रिपेयरिंग करने का, कहां से, फ्रॉम तित्सुबिशी लिमिटेड। भाई मित्सुबिशी के आते हैं ना ऐसी, तो तित्सुबिशी कर दिया इन्होंने, तित्सुबिशी लिमिटेड एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन जापान। ओहो हो सर, जापान वाली कंपनी से इनको रिपेयरिंग सर्विस का ऑर्डर मिला है। द रिपेयर वर्क वाज कैरिड आउट बाय सन्मति कंसल्टेंट्स फॉर विच इट वाज पेड कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। ओके, कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज इनको मिल गया भाई साहब को। व्हाइल रेजिंग द इनवॉइस फॉर द सेड कंसिडरेशन, द अकाउंटेंट ऑफ सन्मति कंसल्टेंट्स अप्रोचेज यू एज टू वेदर द डायनेमिक क्यूआर कोड इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड on the said invoice। क्या डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड है मैंडेटरीली? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम ऑन द सेम। ओके साहब, नोट दिया है। तित्सुबिशी लिमिटेड इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। फर्दर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ सन्मति कंसल्टेंट्स वाज रुपीज 550 crores in the preceding financial year। ओके सर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अरे कब भगवान, पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक्सीडिंग टर्नओवर वाज एक्सीडिंग रुपीज 500 crore। तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर अगर 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर किसी भी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ क्रॉस होता है तो उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अगर वो B2C सप्लाई कर रहा है तो, और इस केस में 550 करोड़ 550 करोड़ का इनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर था, मतलब डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन कब अप्लाई होते हैं बेटा? जब B2C का ट्रांजेक्शन होता है। सर B2B का ट्रांजेक्शन हो या एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन हो, आई रिपीट, B2B वाला ट्रांजेक्शन हो या एक्सपोर्ट वाला ट्रांजेक्शन हो, तो ऐसे केस में डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सर ध्यान देना, एक सर्कुलर भी आया डायनेमिक क्यूआर कोड को लेके। डायनेमिक क्यूआर कोड का जो सर्कुलर है जो हमने पढ़ा है लेक्चर में, वहां हमने क्लियरली बात कही कि अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो भले ही रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में, पर फिर भी उस सप्लाई को B2C सप्लाई नहीं मानना है, उसको B2B मानते हुए वह डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, वह डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन नहीं लगाने साहब। क्लियर? अब सर सवाल आता है कि इस पर्टिकुलर केस में भाई साहब डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, क्या कहानी चलेगी, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। आई होप यू गोट द क्वेश्चन। क्लियर? चलिए सर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में एप्लीकेबिलिटी रिगार्डिंग डायनेमिक क्यूआर कोड। सरकार इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर? सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का डेफिनेशन दे रखा है सर आईजीएसटी एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग बोला है कि कोई भी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे अगर ये 6 कंडीशंस पूरी होती तो। फर्स्ट, सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, सप्लायर ऑफ सर्विस। रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए सर, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, प्लस पेमेंट जो आना चाहिए वो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए, एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रेसिपिएंट दोनों सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहली बात, सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस जापान का है सर। देन सर पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देन सर दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सर एक कंडीशन जो अटकती है वो अटकती है क्या?
प्लेस ऑफ सप्लाई शुड ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया। ये पांचों कंडीशन पूरी होगी तो सप्लाई ऑफ सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन किया सेक्शन नंबर 13 में, जहां पे 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया का। अब सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 स्पेसिफिक सबसेक्शन दे रखा है कि सर अगर किसी भी गुड्स पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स चाहिए, तो ऐसे केस में सेक्शन 13(3) बोलता है क्या, वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। तो सर यहां पे मशीनरी रिपेयरिंग करी इसने कहां पर, अपने वर्कशॉप में। वर्कशॉप कहां है साहब, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो मुंबई महाराष्ट्र ही क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। पर सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर ए में एक प्रोवाइजो दे रखा है, और वो बोलता है क्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगेन आरटीपी के इस आंसर में अगेन डिस्प्यूट दे दिया साहब, मामला गड़बड़ है सर। इस बार आरटीपी का जो ड्राफ्टिंग हुआ है थोड़ा सा मुझे लगा जल्दबाजी में हुआ सर। ऐसा यूजुअली मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि आरटीपी के अंदर इतने सारी मिस्टेक्स हो। क्वेश्चन ड्राफ्टिंग में भी कहीं ना कहीं इश्यूज है, आंसर्स में भी बहुत सारे इश्यूज है सर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, जो मैं बता रहा हूं उसको आपको लॉ के हिसाब से समझ में आएगी बात। और जो बुक में मिला है वो छोटे छोटे एरर्स है जो आप कई बार होता है हम नोटिस भी नहीं कर पाते उनको। सर अब बात समझना ध्यान से, सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 3 क्लोज नंबर ए, जहां पे गुड्स का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होता है क्या, जहां सर्विसेज परफॉर्म करी वही क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। पर सरकार इस पर्टिकुलर केस में सर ध्यान देना, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए का प्रोवाइजो दे रखा है एक्सेप्शन, कि सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर होता है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स या एनी अदर प्रोसेस, सर किसी भी प्रोसेस या रिपेयरिंग के लिए कोई गुड्स अगर इंडिया में आया है और रिपेयरिंग या वो प्रोसेस होके वो गुड्स वापस से इंडिया से बाहर चला गया है विदाउट बीइंग यूज्ड इन इंडिया एक्सेप्ट वो यूज विच वाज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द रिपेयरिंग सर्विस, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 3 से नहीं निकलेगा। सबसेक्शन 3 से नहीं निकलेगा मतलब सबसेक्शन 2 जनरल प्रोविजन कहता है क्या, रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर वो डिटरमिनेबल है तो। और सर रेसिपिएंट का लोकेशन जापान का है, हमको पता है, क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट का लोकेशन दैट इज जापान विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स, और रिपेयर्स होकर वापस इंडिया से बाहर जा रहा है, तो सर ऐसे केस में सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा, और प्लेस ऑफ सप्लाई होगा क्या, जापान। अब समझिए मेरी बात को, सर सप्लायर ऑफ सर्विस इंडिया का, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउट ऑफ इंडिया, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, और दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ऐसे केस में क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में अगर ये कवर हो गया तो ऐसे केस में भाई साहब इसको B2B ट्रांजेक्शन की तरह माना जाएगा। सर्कुलर इश्यू किया डिपार्टमेंट ने इसके लिए, और बोल दिया क्या कि जो भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट के है उसमें भले ही रेसिपिएंट जो आउट ऑफ इंडिया वो ऑब्वियसली जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर फिर भी उसको B2B सप्लाई मानते हुए वहां डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। क्लियर, डन। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऑल्दो सर्विस सप्लायर जो हमारे सन्मति इंडस्ट्रीज है इसका टर्नओवर मोर देन ₹500 करोड़ था प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में, फिर भी इस पर्टिकुलर केस में डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रही है। दूसरी बात सर, अब इस क्वेश्चन के आंसर में जो आरटीपी के आंसर में आईसीआई के जो ये ड्राफ्ट करने वाले लोग थे इनसे जो गलती हुई, अब वो गलती क्या हुई तुम्हें समझाता हूं बेटा मैं। इन्होंने क्या किया सर, ये बोल दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया महाराष्ट्र है, वेयर दी सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड वही प्लेस ऑफ सप्लाई। सर यहां पे इनको वो याद नहीं आया कि सर अगर कोई गुड्स टेम्पररी इंडिया में एंटर होती है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स और रिपेयरिंग होकर वापस इंडिया से बाहर जा रही है, तो ऐसे केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा विच इज रेसिपिएंट्स लोकेशन विच इज बेस्ड इन जापान। तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जापान होगा और ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा। क्लियर। अब एक्सपोर्ट के स्कोप में आ गया तो एनीवेज डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है सर, अब ये तो आंसर हो गया अपने हिसाब से। अब इन्होंने गलती क्या कर दी बेटा, इन्होंने ये कंसीडर कर दिया कि ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा है। अब ऑल्दो इनका आंसर अल्टीमेट आंसर जो है कि डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है वो सही है, पर द रीजन बिहाइंड दैट इज रॉन्ग। सर आपको अगर पता हो तो सर्कुलर इश्यू हुआ था और सर्कुलर में अमेंडमेंट भी किया था, मैंने अमेंडमेंट लेक्चर में आपको पढ़ाया भी और मैंने लेक्चर्स में भी आपको समझाया है कि अगर सर्विस रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, मान लो ये सर्विस कोई और होती बेटा, रिपेयरिंग की सर्विस नहीं होती,
कोई और सर्विस होती जिसमें, जैसे इंटरमीडिएट सर्विस होती है बेटा, इंटरमीडिएट सर्विस में इंटरमीडिएट खुद का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होता। अब सप्लायर ऑफ सर्विस भी इंडिया का, मतलब एजेंट इंडिया का होता, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया होता। अब भले रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, पेमेंट भी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आ रहा है, दोनों पर्सन सेम पर्सन के डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, फिर भी वो सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में नहीं आ रहा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही है उस केस में। क्लियर। अब अगर कोई सर्विस में गुड्स की बात नहीं, अगर कोई सर्विस जिसमें रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया हो रहा है एज पर आईजीएसटी एक्ट, तो वो उस वजह से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में अगर फॉलो नहीं कर पा रही है, पर पेमेंट अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज या एनी अदर अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट बाय आरबीआई से पेमेंट अगर आ रहा है, अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट बाय आरबीआई से अगर पेमेंट आ रहा है, तो ऐसे केस में सर वहां डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत वैसे भी नहीं होती है, क्योंकि जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया है वो डायनामिक क्यूआर कोड को यूज करके पेमेंट इंडिया में नहीं कर पाएगा, वो अप्रूव्ड मीडियम ऑफ पेमेंट बाय थ्रू आरबीआई वैसे ही पेमेंट कर पाएगा, वो वैसे भी एनीवेज डायनामिक क्यूआर कोड यूज करके पेमेंट नहीं कर सकता। इसलिए सर्कुलर इश्यू करके डिपार्टमेंट ने बोला हुआ है कि साहब अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया है, भले ही प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, पेमेंट अप्रूव्ड मीडियम ऑफ आरबीआई से आ रहा है या फॉरेन करेंसी में आ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां डायनामिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनीवेज जो पर्सन आउट ऑफ इंडिया है वहां डायनामिक क्यूआर कोड यूज करके पेमेंट नहीं कर पाएगा इंडिया में। क्लियर। तो अल्टीमेट इन्होंने जो आंसर लिखा वो इस रीजनिंग के अकॉर्डिंग लिखा है। क्यों? क्योंकि गलती क्या हुई इनसे, इन्होंने प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र ही मान लिया, विच इज रॉन्ग। क्लियर। यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई जापान होगा सर, वैसे क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि क्वेश्चन ड्राफ्टिंग भी बहुत अच्छे से नहीं हुई सर, इनकी क्वेश्चन ड्राफ्टिंग ही सर बहुत अच्छे से नहीं हुई इस क्वेश्चन की। पर एनीवेज सर जो क्वेश्चन से प्राइम ऑफिस से समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आउट ऑफ इंडिया से अगर कोई मशीन आई है रिपेयरिंग के लिए, तो ऑब्वियसली रिपेयरिंग होकर वापस इंडिया से बाहर ही गई होगी, यहां थोड़ा रखी होगी उसने सर। इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी जापान इन माय ओपिनियन, और जापान अगर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो ये सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में अगर आ गया तो एनीवेज डायनामिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर द सर्कुलर इशूड बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर। तो अल्टीमेट आंसर डायनामिक क्यूआर कोड नहीं चाहिए, पर जो आरटीपी के आंसर में जो सॉल्यूशन दिया है, पर्पस जो उसके पीछे रीजनिंग दी वो सही नहीं है सर, दिस इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर, डन। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, briefly explain the following questions with reference to the provisions of the rectification of mistake or errors apparent on the face of record by any authority under section number 161। ओके सर, आपको पता है किसी भी अथॉरिटी ने अगर कोई ऑर्डर, डिसीजन या कोई नोटिस या कुछ भी सर्कुलर, कुछ भी इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू किया है जिसमें उनसे कोई मिस्टेक हो गई विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो विद इन 6 मंथ वो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है सर, विच डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 161। सर सारे डॉक्यूमेंट, कोई भी डिसीजन हो, समन हो, ऑर्डर हो, नोटिस हो, किसी में भी कोई मिस्टेक हो गई तो ये उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। देखिए सर आप आंसर भी देख लीजिए, इसका लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। अच्छा मैं चारों क्वेश्चन एक बार बोल देता हूं बेटा, और चारों के लैंग्वेज के साथ हम आंसर पढ़ लेते हैं सर एक बार। ये सर हु कैन, फर्स्ट क्या है, विच डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड इन सेक्शन नंबर 161। Who can rectify the errors apparent on the face of record? All the authorities. Third, see what type of mistake or errors can be rectified? The mistake which are apparent on face of record, then ना वही rectify हो सकती है जहाँ पे long drawn processing चाहिए सर, जहाँ interpretation के इशू थे उसको mistake apparent from record नहीं कहते हैं। And what is the time limit for rectification? 6 month है, पर वो arithmetical error वगैरह अगर है तो वहाँ पे 6 month का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता है। अब हम इनकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं सर, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि किस तरह से एग्जाम में आंसर लिखे होते हैं। ये रहा सर, following documents are covered in section number 161 for rectification, decision, order, any notice, certificate or any other document। कौन सी अथॉरिटी इश्यू कर सकता है? Any authority who has passed or issued any decision or order or notice or certificate or any document may rectify any error which is apparent on face of the record of such document। ठीक है सर। एरर्स और मिस्टेक, कौन कौन से एरर और मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं? which are apparent on the face of record may be rectified। rectification can be of errors which are apparent from record। it is a settled law that a decision on a debatable point of law, कोई point of law पे डिबेट चल रहा है साहब, वो इंटरप्रिटेशन का इशू चल रहा है, वो मिस्टेक apparent from record नहीं होती है। that is वापस पढ़ लीजिए, it is a settled law that a decision on debatable point of law is not a mistake apparent from record, तो वो रेक्टिफाई नहीं हो सकती सर। देन सर कितने टाइम लिमिट के अंदर रेक्टिफाई कर सकते हैं? नो रेक्टिफिकेशन कैन बी मेड आफ्टर पीरियड ऑफ 6 मंथ
from the date of issue of such decision, order, notice, certificate or any other document. But however, such time limit does not apply in cases where the rectification is purely in the nature of correction of a clerical or arithmetical error or mistake arising from any accidental slip or omission. सर इस तरह की गलती हुई तो वहां टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होती है. क्लियर है? डन. आइए सर, अब छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे, सर कोई खास बात नहीं है. आइए मालिक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जाम सप्लाईज. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, एग्जाम में आए ना ये पता नहीं, पर बहुत सारे बच्चे इन दो टर्म्स में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. यहां पर ये डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आपको ये पूरी माइंड में क्लियरिटी वापस से मिल जाएगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है. जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है सर? अगर आपने कोई गुड्स या सर्विसेज या तो एक्सपोर्ट किया है या आपने यूनिट ऑफ एसईजेड और डेवलपर ऑफ एसईजेड को सप्लाई किया है, तो ऐसे केस में उसको जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन में कवर किया गया है एज पर आईजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 16. एंड एग्जाम सप्लाई किसको बोलते हैं सर? अभी थोड़ी देर पहले हमारा ये वर्ड काम आया था सर, एग्जाम सप्लाई. अगर रेट ऑफ टैक्स NIL नील हो या जीरो हो, या किसी गुड्स को नोटिफिकेशन देके, गुड्स या सर्विस को नोटिफिकेशन देके एग्जाम किया गया है, या कोई गुड्स या सर्विस क्या है, नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, तो ऐसे केस में वो एग्जाम सप्लाई के स्कोप में आएगी सर. क्लियर? ये तो हो गया डेफिनेशन की बात. सेकंड थिंग सर, जीरो रेटेड सप्लाई जो होता है इसको हमेशा टैक्सेबल सप्लाई की तरह माना जाता है. हमेशा सर जीरो रेटेड सप्लाई करने के लिए जो भी आपने इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का मिल लिया उसका आईटीसी मिलता है. पर एग्जाम सप्लाई के केस में कोई भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स अगर आपने यूज में लिया है उन एग्जाम सप्लाई को करने के लिए, तो कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगा. हाँ, फर्दर एक और बात, अगर आपने कोई एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विस एक्सपोर्ट करी है या एसईजेड को सप्लाई करी है, तो ऑल दो वो एग्जाम्ड है, पर सिंस वो जीरो रेटेड सप्लाई के स्कोप में आ रहा है, इसलिए उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आईटीसी मिलता है भाई साहब. क्लियर सर? नेक्स्ट, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है. पर अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो तो टैक्सेबल सप्लाई होता है, वहां आपको आईटीसी मिलता है. आईटीसी का आप रिफंड क्लेम कर सकते हो भाई साहब. या आपने जीरो रेटेड सप्लाई में ऑप्शन होता है कि आप आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करें और उसका रिफंड ले लो. इसलिए फॉर द पर्पस ऑफ रिफंड आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो रिफंड का बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको. क्लियर सर? फिर समझिए मेरी बात को, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई में एंगेज हो, जीरो रेटेड सप्लाईज में एंगेज हो, तो नो डाउट आपके जो सप्लाईज है, भले वो एसईजेड को किया हो, भले एक्सपोर्ट किया हो, उस पर टैक्स नहीं लगता, और टैक्स लगा भी तो उसका रिफंड मिलता है आईजीएसटी का बेटा. क्लियर? उसके मतलब एक तरह से अल्टीमेटली नहीं लगा टैक्स, पर फिर भी उसमें जो परचेज आप कर रहे हो, उस परचेज पे जो टैक्स पे किया है, उस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलने वाला है. क्रेडिट काम नहीं है तो उसका रिफंड भी मिलने वाला है बेटा आपको. तो एक तरह से आपके परचेजेस भी एक तरह से टैक्स फ्री हो गए सर, जो भी परचेज काम आ रहा है किसमें? जीरो रेटेड सप्लाई में. पर एग्जाम सप्लाई के केस में क्या होता है मालिक, अगर आप कोई एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है, इनवर्ट सप्लाई पे अगर आपने टैक्स पे किया है तो टैक्स पूरा पे करना पड़ता है, उसका आपको कोई आईटीसी भी नहीं मिलता, वो पूरी कॉस्ट का पार्ट बनता है बेटा आपके. क्लियर? ये मेन डिफरेंसेस जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जाम सप्लाई के मैंने आपको बताया. और देख लेते सर इसके अंदर यहां पे क्या क्या लिखे सर. आई होप आपको सारी बातें रिवाइज हो रही सर अच्छे से. आइए मालिक, ये रहा साहब एग्जाम सप्लाईज और जीरो रेटेड सप्लाई का डिफरेंस. फर्स्ट डेफिनेशन वाला पॉइंट था, डन. सेकंड आईटीसी वाला पॉइंट था, डन. नेक्स्ट आईटीसी रिवर्स करने वाला पॉइंट था, डन सर. अच्छा एक बात और, यहां पे फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42-43 जिसका एक क्वेश्चन भी आया था अभी सेक्शन नंबर 17(3) वाला, अभी ऊपर आरटीपी के अंदर ही, कि सर एग्जाम सप्लाईज में फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स ऐसा आउटवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला आउटवर्ड सप्लाई आपका, जिसमें रेसिपिएंट की लायबिलिटी आपकी लायबिलिटी नहीं आती है. सेकंड, आपने सेल ऑफ सिक्योरिटीज किया है, उसको भी एग्जाम मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर 17(3). एंड नेक्स्ट, अगर आपने सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया है, ऐसे केस में उसको एग्जाम सप्लाई मानते हैं, ऑल्दो एग्जाम नहीं है. क्लियर? मानते हैं. क्लियर? पर ऐसे केस में जीरो रेटेड सप्लाई के केस में वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाईज शेल बी एडेड अलोंग विद द टैक्सेबल सप्लाईज फॉर अपॉर्चुनमेंट ऑफ दी आईटीसी. इसके बारे में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि ये टैक्सेबल सप्लाई की तरह माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आईटीसी मिलता है. देन ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. क्लियर? देन लास्ट पॉइंट है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जाम गुड्स और सर्विसेज शेल इश्यू इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई. अगर आप एग्जाम सप्लाई करो तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना पड़ेगा, टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते. पर इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई आपको नॉर्मल टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. क्लियर? डन सरकार. ये आपका
मेन डिफरेंस हो गए जीरो रेट सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में क्या फर्क होता है वो। आई होप सारी बातें आपको क्लियर है सर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है जिससे आपको समझ में आएगा कि जीरो रेटेड क्या होता है और एग्जाम क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको मिक्स करते हैं। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखिए सर। आरटीपी के अंदर यहाँ 13 लिखा है जबकि 13 नहीं है, वैसा 16 नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो खैर नंबर का ही फर्क है। आओ मालिक, क्वेश्चन नंबर 16, जॉन बाइडन। ओ हो भाई साहब, भारी आदमी सर, कर हर मैदान फतेह। सर जॉन बाइडन एज्ड 32। अरे यार ये तो 32 है सर, हमारे अपने बराबर है सर। अ टूरिस्ट ऑफ यूएस ओरिजिन, ओके, हैज कम टू इंडिया ऑन अ ट्रैवल वीजा एंड कैरीज विथ हिम द फॉलोइंग आर्टिकल्स एज अ पार्ट ऑफ बैगेज। तो सर बैगेज का कैलकुलेशन पूछा है कुल मिला के। अच्छा सारे गुड्स हम देखते हैं, पर लास्ट में क्या पूछा है वो देख लीजिए बेटा पहले। With reference to the baggage rules 2016, determine the customs duty payable, ignore agricultural infrastructure and development cess। ठीक है सर। सर कस्टम ड्यूटी पेबल कितना है वो अपने को निकालना है, और बैगेज के केस में आपको पता है 35% इज द टैक्स का रेट प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% लगेगा। पर सर बैगेज के लिए जनरल फ्री अलाउंस में कितना अलाउड है वो हम देख लेते हैं सर। एंड सर आपको याद है सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक्स, सिगार्स, अरे हाँ है ना भाई सर, वो सारे पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले आपको। टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, सिगार्स एक्सीडिंग 25, क्लियर, ये एनेक्सर 1 में कवर है। और जो गुड्स एनेक्सर 1 में कवर है दोज आर इन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन। याद आया बेटा, उसका क्वेश्चन ये है, क्लियर। तो सर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, चलो यही बना लेता हूं सर मैं। यार लिखता हूं एलिजिबल फॉर एग्जामिशन, एग्जाम ये नहीं लिखा बेटा, एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है। यहां लिख देता हूं इन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन, मतलब इन पे तो कंपलसरी टैक्स पे करना है, इसके लिए कोई जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलता। अच्छा सेकंड थिंग, एक बात और ध्यान रखिए बेटा, 32 ईयर्स का है, यूएस ओरिजिन का पर्सन है सर। जनरल फ्री अलाउंस इनको जो मिलेगा सर वो मिलेगा सर कितना, केवल 15,000 रुपए का मिलेगा, 15,000 का, क्लियर। पर कौन कौन से गुड्स एलिजिबल पहले हम वो देख लेते हैं। यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ये अलाउड है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, तो सर इसको तो काउंट ही नहीं करना लिमिट में, मॉनेटरी लिमिट में। ट्रेवल सोनियर्स अनलिमिटेड अलाउड है सर, अनलिमिटेड मतलब अगेन इसको मॉनेटरी लिमिट में काउंट नहीं करना, ये भी एलिजिबल। एलिजिबल मतलब ये तो डायरेक्ट एग्जाम्प्ट है सर, कोई टैक्स पे नहीं करना है। लैपटॉप, यस सर, सर लैपटॉप 1,20,000 रुपए का है सर। अगर आपको याद हो तो अगर कोई रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 में जनरल एग्जामिशन दे रखा है, अगर कोई पर्सन अबाउ द एज ऑफ 18 ईयर्स अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहा है तो 1 लैपटॉप इज अलाउड सर एज हिज फ्री बैगेज अलाउंस। अरे हाँ है ना भाई, अलोंग विद द जनरल अलाउंस अंडर रूल नंबर 3 और 4 अलग से ये भी अलाउड है, तो ये भी एग्जम्प्ट है इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू। 200 ग्राम टोबैको, जॉन बाइडन आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप तंबाकू खाते हो यार, कैसी बात करते हो, पर फिर भी हमको तो क्वेश्चन सोल्व करना है सर। टोबैको सर 1,000 रुपए का टोबैको है सर, ये ₹5 पर ग्राम, अरे इतना सस्ता है वो भी। जॉन बाइडन सर, सरकार नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है सर। सर 200 ग्राम टोबैको है, और आपको पता है टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स, टोबैको एक्सीडिंग 125 ग्राम्स इज कवर्ड इन एनेक्सर 1। तो मतलब एनेक्सर 1 में कवर हो गया कितना सर 75 ग्राम्स, एंड 125 ग्राम्स इज एलिजिबल फॉर एग्जामिशन। ये नहीं बोला कि 125 ग्राम्स एग्जेम्प्ट है, 125 ग्राम्स इज एलिजिबल फॉर एग्जामिशन। 125 ग्राम इंटू ₹5 पर ग्राम, तो सर 625 इज एलिजिबल, और 75 इंटू 5 ₹375 इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिशन। इन पे टैक्स पे करना पड़ेगा सर। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा बात करते हैं बाद में। 50 सिगार्स वैल्यूड एट ₹100 ईच, सर 50 सिगार, और आपको पता है सिगार्स एक्सीडिंग 25 इज कवर्ड इन एनेक्सर 1, तो 25 सिगार्स इन एलिजिबल है, 25 सिगार्स एलिजिबल है भाई साहब। अब 25 सिगार इंटू 100 2500, ये 2500, तो 2500 ये नहीं बोला कि एग्जाम है, 2500 एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है सर। ओके सरकार, ठीक है। देन फायर आर्म्स, ओ भाई बंदूक लेके आया है, बंदूक एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है सर, फायर आर्म्स इज इन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन, क्लियर। देन 80 कार्ट्रिजेस ऑफ फायर आर्म्स, भाई खाली बंदूक लाके क्या करेगा, गोली भी तो चाहिए, तो सर 80 गोली ले आए, तो 50 फायर आर्म्स एक्सीडिंग 50, सॉरी
कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स एक्सीडिंग 50 इज कवर्ड इन अनेक्सर 1, मतलब 30 कार्ट्रिजेस आर कवर्ड इन अनेक्सर 1 एंड वैल्यूड एट ₹500 पर कार्ट्रिज, मतलब 15,000 कार्ट्रिजेस एलिजिबल नहीं है, 15,000 वैल्यू की कार्ट्रिजेस एलिजिबल नहीं है, 50 एलिजिबल है सर, 50 कार्ट्रिजेस एलिजिबल है, मतलब 50 into 500, 25,000 का कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स आर एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन. ओके सर. नेक्स्ट 1.5 लीटर्स ऑफ वाइन. सर दारू भाई साहब, एल्कोहल लिकर, सर वाइन और लिकर, एल्कोहल लिकर एक्सीडिंग 2 लीटर्स इज कवर्ड इन अनेक्सर 1, मतलब सर यहाँ पे तो ओनली 1.5 लीटर ही है, तो सर इन एलिजिबल कुछ भी नहीं, पूरा 1.5 लीटर एलिजिबल है, तो पूरा 5,000 एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है, ये नहीं बोला एग्जाम्प्ट है. मोबाइल फोन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है, ये 80,000 एलिजिबल में आ जाएगा साहब. ये आ गया आपका एलिजिबल का लिस्ट. सर ये सारे एलिजिबल को आप टोटल करिए सर. सर करिए एलिजिबल को, एग्जामिशन एलिजिबल फॉर एग्जामिशन को हम ऐड टोटल कर रहे हैं सर. यहाँ पर ये वाला फिगर 625 प्लस 2500 प्लस 25,000 प्लस 5,000 प्लस 80,000, दिस कम्स टू 113,125. ओके सर, इधर का टोटल करिए, अब इन एलिजिबल का टोटल करिए सर. इन एलिजिबल टोटल 375 प्लस 2500 प्लस 80,000 प्लस 15,000, ये एलिजिबल ही नहीं है भाई साहब. 97,875 ये एलिजिबल ही नहीं है एग्जामिशन के लिए. क्लियर. अपने से पूछा है कि कस्टम ड्यूटी पेबल कितना है वो निकालना आपने को. क्लियर. तो सबसे पहली बात 113,125 यहां लिखता हूं सर, 113,125 ये इनका हो गया एलिजिबल फॉर एग्जामिशन, एंड दिस मैन इज एलिजिबल फॉर जनरल फ्री अलाउंस ऑफ 15,000 ओनली. तो 15,000 रुपए अगर लेस करेंगे तो सर कितना आएगा 125, 98,125. इस पे लगेगा 35% प्लस चलिए कैलकुलेट करिए, 98,125 इंटू 35%, 343.75 आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर रहा हूं 34344. ओके, प्लस 10% ऑफ दिस कस्टम ड्यूटी एज 10% ऑफ दिस ड्यूटी एज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, so 3434. क्लियर. सरकार अमाउंट आ रहा है कितना 3,778. ओके सर, ये अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गई ऑन दी एलिजिबल आइटम्स. फर्दर ध्यान रखिए, जो आइटम्स एलिजिबल नहीं है, क्या क्या एलिजिबल नहीं थे सर, टोबैको, सिगार्स, देन कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स 25, नहीं ये था किसका बेटा, सॉरी ये टोबैको, देन सिगार्स, देन 80,000 हो गया किसका भाई साहब, फायरआर्म्स का, एंड 15,000 हो गया किसका, कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स. ये चारों गुड्स, फायरआर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स, सर टोबैको एंड सर सिगार्स और सिगरेट्स एक्सीडिंग 100 स्टिक अगर होता तो है ही नहीं यहाँ पे सर. ये सारे गुड्स जो जिसकी वैल्यू आ रही 97,875, इन पे कस्टम्स लगेगा, पर सर इन पे 100% प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इतना कस्टम लगेगा. इस पर नॉर्मल जो बैगेज का रेट है 35% वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सर पता है टैरिफ जब देखेंगे ना तो बैगेज पे रेट ऑफ टैक्स इज 100%, पर इन 4-5 आर्टिकल्स को छोड़ दो, उसके अलावा सारे गुड्स पर गवर्नमेंट ने रेट ऑफ कस्टम कम करके 35% किया है सर. इसलिए जो नॉर्मल ये जो गुड्स जो एलिजिबल है फॉर एग्जामिशन के लिए, उन पे तो 35% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा है, पर ये जो 4-5 आइटम है, टोबैको, सिगरेट, सर सिगार्स, ये एक्सीडिंग जो लिमिट दे रखी है उसे जब क्रॉस करते हैं, फायरआर्म्स, कार्ट्रिजेस ऑफ फायरआर्म्स एक्सीडिंग 50, इन पर टैक्स लगता है 100% प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज. क्लियर. तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी विच इज पेएबल बाय मिस्टर जॉन बाइडेन. क्लियर, डन. तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. आप चाहे तो देख सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मालिक, ये देखिए आरटीपी के सॉल्यूशन में यहाँ पर 13 लिखा है, पर नंबर का टाइपिंग एरर हुआ है 16. ओके सर, ये रहा 113,125 टोटल वैल्यू आया सर एलिजिबल का, उसमें से 15,000 लेस किया, 38,125 ये अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आ गया सर. क्लियर. और बाकी के लिए लिखा है क्या सर 100%
रेट एप्लीकेबल होगा ऑन दी बैगेज इन बची हुई गुड्स पर. क्लियर, डन. आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17. ओके सर, आप चाहे तो इसका क्लिक कर सकते हो आपके वर्किंग नोट्स के लिए, आपको कभी भी सॉल्यूशन देखना हो तो. आइए सर, क्वेश्चन नंबर 17. BCG Limited imported goods from Japan and intends to avail the benefit of an exemption notification issued under section number 25 subsection 1. कस्टम का क्वेश्चन से ध्यान देना with regard to the said goods. However, since it does not have a manufacturing facility at all, okay, सर कुल मिला के बेसीजी लिमिटेड जो है वो कोई गुड्स इंपोर्ट करा जापान से और कोई एग्जामिशन है जो सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 1 में दिया हुआ है, वो एग्जामिशन क्लेम करना चाहता है. फर्दर ये कहता है कि सिंस इसके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, इट नीड्स टू सेंड द गुड्स सो इंपोर्टेड फॉर जॉब वर्क टू अ जॉब वर्कर. जॉब वर्कर के गुड्स भेजना चाहता है सर ये. इट्स अकाउंटेंट एडवाइज दैट एज बी द कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, BCG लिमिटेड is not permitted to send such goods for job work. सर इन रूल्स के अकॉर्डिंग जॉब वर्क के आप गुड्स नहीं भेज सकते, ऐसा इसका अकाउंटेंट कह रहा है क्योंकि उन्होंने अपना अमेंडमेंट लेक्चर और रिवीजन लेक्चर नहीं देखा साहब. सर यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस BCG लिमिटेड ऑन दी सेड इशू एलेबोरेटिंग द रिलेवेंट लीगल प्रोविजंस अंडर द कस्टम्स लॉ. सरकार जॉब वर्क करके आप गुड्स भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है. सर कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 में क्लियरली कहा हुआ है कि अगर आपको जॉब वर्क करके गुड्स भेजना है तो जो भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उस टाइम जब इंफॉर्मेशन देते हो, वन टाइम इंफॉर्मेशन एज पर रूल नंबर 4, सर उसमें क्लियरली कहा हुआ है कि आप जॉब वर्कर का भी डिटेल देंगे, उसका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ जॉब वर्क क्या है, उसका नाम क्या है. सर ये इंफॉर्मेशन आप देंगे, प्लस जॉब वर्कर के अगर आपको गुड्स भेजना है तो उसका प्रोसेस दे रखा है कि यू कैन सेंड द गुड्स अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस, या फिर सर एज पर द प्रोविजंस ऑफ द GST लॉ आपको ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा या फिर इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा, और अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या ईवी बिल आप गुड्स जॉब वर्कर के भेज सकते हो. प्लस जो भी गुड्स आप जॉब वर्कर के भेज रहे हो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा. प्लस जो मंथली की स्टेटमेंट आप सबमिट करते हो कस्टम डिपार्टमेंट को एज पर दीज रूल्स, उस स्टेटमेंट में, मंथली स्टेटमेंट में इन गुड्स का डिटेल भी होना चाहिए कि इतना गुड्स जॉब वर्कर के गया है और इतना वापस आया है जॉब वर्कर से. क्लियर. प्लस जॉब वर्कर के लिए भी बोल रखा है कि जो भी गुड्स जॉब वर्कर के आ गई है, ये जॉब वर्कर की जिम्मेदारी है कि उन गुड्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करे. वो ये जॉब वर्कर की जिम्मेदारी है कि कभी भी अगर जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर उसके प्रीमाइसेस में पहुंचता है तो उनको वो गुड्स सर वेरिफिकेशन के लिए प्रोवाइड करे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको अवेलेबल करवाए. प्लस जॉब वर्कर की जिम्मेदारी की जैसे जॉब वर्क पूरा हो जाए, उसका काम पूरा हो जाए, इन गुड्स को वापस से अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस या ईवी बिल के थ्रू वो गुड्स वापस से भेज दे, या तो प्रिंसिपल के यहाँ पे या फिर प्रिंसिपल की डायरेक्शन पे किसी और को भेजना तो वहां भेज दे. प्लस एक लास्ट बात कही है प्रिंसिपल के लिए कि जॉब वर्कर के जो गुड्स आपने भेजी है वो जब आपने भेजी उसके 6 मंथ में आपको वापस से आ जानी चाहिए. क्लियर. ये सारी कंडीशंस अगर आपने फॉलो करी है तो कोई दिक्कत नहीं है. और ये जॉब वर्कर का स्पेसिफिक रूल दे रखा साहब, तो सर क्या बात करते हो, ये अकाउंटेंट को भाई साहब को पता ही नहीं है. क्लियर. अब शायद आपको समझ में आ गया कि सर जॉब वर्कर के गुड्स भेज सकते हैं. आई होप यू गॉट द एंटायर आंसर. आइए सर क्वेश्चन नंबर 17. निर्यात एक्सपोर्टर्स. सर कस्टम्स बॉन्डेड वेयरहाउस का क्वेश्चन आ गया भाई साहब, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन. ओके सर सेम क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ ये वाला. निर्यात एक्सपोर्टर्स, थोड़ा फिगर चेंज होगा, बाकी ये क्वेश्चन पहले आरटीपी में और एग्जाम में भी आ चुका है सर. और अपनी बुक के अंदर जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था बेटा उसमें भी ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज है, बस बाकी पूरा सेम है. निर्यात एक्सपोर्टर्स imported some goods on 1st of January. The goods were not meant for being used in any 100% EOU or Software Technology Park unit or ESTP unit. The goods were cleared from the Mumbai port for warehousing on 8th January by presenting into bond bill of entry. Okay, 8 जनवरी को उन्होंने मुंबई पोर्ट से क्लियर कराया फॉर वेयर हाउसिंग. The assessable value of the goods was $10,000. बहुत बढ़िया साहब. On 8th of January, the exchange rate was ₹66 per US dollar. ठीक है सर, per US dollar 66 was the rate of exchange. And the rate of basic custom duty was 15%. Okay. The order permitting, अच्छा आपको पता है रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, जिस दिन आपने होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कराया फ्रॉम वेयर हाउस, उससे कोई मतलब नहीं है. रेट ऑफ एक्सचेंज फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, इसलिए रेट ऑफ एक्सचेंज तो साहब 66 से ही काम हो जाएगा सर. क्लियर. वैल्यू भी $10,000 लेंगे हम. आगे बात करते हैं, रुकिए आप. सर द ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ द गुड्स इन द वेयर हाउस वॉज फॉर 4 months. वॉज इश्यूड, 4 महीने की परमिशन मिली सर इनको. वॉज इश्यूड अंडर सेक्शन 60 ऑफ द कस्टम्स एक्ट ऑन 15 जनवरी. भाई साहब 15 जनवरी को इनको परमिशन मिली
ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिला, और जिस दिन ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग मिलता है वहां से सर जो परमिटेड पीरियड है 4 महीने का वो काउंट करेंगे सर. मीन्स 15 जनवरी से 4 महीने तक goods can remain in the custom bonded warehouse. This is the permitted period of warehousing. The goods were thereafter deposited in a warehouse at Pune. Okay, Pune में रखवा दिया सर warehouse के अंदर, and were cleared from Pune warehouse on 31st मई. सरकार 31st मई को इन्होंने, अब 31st मई को इन्होंने गुड्स को क्या कराया, क्लियर कराया फ्रॉम दी वेयर हाउस. सर देखना पड़ेगा 4 महीने के अंदर अंदर रिमूव कराया कि नहीं कराया. नहीं कराया सर. अरे हाँ है ना भाई. सर 15 जनवरी को उन्होंने गुड्स को परमिशन मिली, 15 जनवरी को परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है साहब. एक महीना काउंट करेंगे तो 15 फरवरी, सर 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई को एक्सपायर हो रहा है साहब. अरे हाँ है ना भाई. अब सर जब 15 मई को परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग एक्सपायर हो रहा है तो सर 31st मई को इन्होंने रिमूव किया, मतलब आफ्टर परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग के बाद इन्होंने रिमूव किया है. तो ऐसे केस में सर रेट ऑफ ड्यूटी जो लगता है वो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग जो होता है, लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयर हाउसिंग जो होगा उस दिन जो रेट ऑफ कस्टम होगा उस रेट से कस्टम लगेगा साहब. हाँ है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है सर. केशोराम लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ साहब. एसबीसी शुगर लिमिटेड के केस में जजमेंट आया हुआ, हमने पढ़ा हुआ लेक्चर के अंदर. सर द रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी वाज 12% एंड एक्सचेंज रेट वाज 68.75 पर यूएस डॉलर ऑन 31st मई. ये 31st मई को क्या रेट ऑफ एक्सचेंज है, क्या रेट ऑफ ड्यूटी है, कोई मतलब नहीं सर. IGST at the rate of 10% is applicable on the said goods. कोई मतलब नहीं इस रेट से. Further, the rate of basic custom duty was 12% and exchange rate was $67 per US dollar, rupees 67 per US dollar on 15th of May. Sir, and IGST rate is 12%. सरकार रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना था बेटा, 12%. IGST रेट भी 12%. इग्नोर एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस. ओके इग्नोर कर देंगे सर. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल एंड इंटरेस्ट इफ एनी पेएबल. सर तो आपको पता है कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस के केस में अगर आपने कोई गुड्स को कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस में स्टोर करवाया है तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होता है उस दिन तक अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं करवाया तो जो लास्ट परमिटेड डे ऑफ वेयरहाउसिंग होगा उस दिन जो रेट ऑफ कस्टम होगा उस रेट से कस्टम लगेगा. इसलिए इस पर्टिकुलर केस में बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट रहेगी 12%. ऑब्वियसली IGST की रेट भी रहेगी 12% जो इस दिन एप्लीकेबल थी बेटा. हाँ है ना. रेट ऑफ एक्सचेंज जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल किया था दैट इज ₹66 पर डॉलर ही रहेगी. वैल्यू आपका $10,000 ही रहेगा. क्लियर. वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है सर. अरे हाँ है ना भाई. अब ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे क्या अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल. सर तो अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल हम यहीं पे वर्किंग नोट में यहीं पे शॉर्ट में निकालते सर. 10,000 इज द वैल्यू. 10,000 इंटू $66 करिए तो 6,60,000 आ गया क्या वैल्यू. क्लियर. रेट ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग पहला पढ़ाओ तो आपने पार कर लिया. अब सर ये जो वैल्यू है इस पर रेट ऑफ कस्टम लगेगा कौन सा भाई साहब. सर 12% लगेगा सर. अरे क्लियर. 31st मई को नो डाउट रेट ऑफ टैक्स भी 12% था, उससे कोई मतलब नहीं, पर उसमें 15 भी होता हम नहीं देखते सर. क्लियर. सर इस दिन 15% था, उससे भी कोई मतलब नहीं है. तो रेट ऑफ ड्यूटी विल बी 12%. अब सर ध्यान देना बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं 66,000 वैल्यू है. बेसिक कस्टम ड्यूटी 12%. 66,000 इंटू 12% 7920 आता है. फिर लगेगा सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑफ BCD. एक मिनट, हम एक जीरो कम लगा रहे भाई साहब. 6 लाख 60,000 इज द वैल्यू. उसका 12% करेंगे तो 79,200 आएगा. उसका 10% करेंगे तो हाँ सर 7920 आएगा. तो सर ये आ गया आपका सोशल वेलफेयर सरचार्ज. अब इन तीनों को सम करिए, तीनों को ऐड करिए सर, क्योंकि आपको क्या निकालना है 6,60,000 इंटू 12% 79,200. इसको प्लस किया, प्लस करेंगे क्या भाई साहब 7920. सर दिस अमाउंट विल बी 1 सेकेंड 6,60,000 प्लस 79,200 plus 7,920. Sir, this is 747,120.
दिस इज द टोटल वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग IGST। सर चलिए मैं यहीं पे लिखता हूं 747,120 इज द टोटल वैल्यू फॉर चार्जिंग IGST। अब IGST लगेगा सर कितना 12%। अभी सर यहाँ पे जो ICIRTP ने आंसर दे रखा अगेन गड़बड़ करेगी सर उसके अंदर, इसलिए मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ आपको ध्यान से देखिए। 12% होता है कितना 89,654। क्लियर सर। अब ये जो आया अमाउंट सर टोटल कस्टमर अगर आपको कैलकुलेट करना तो टोटल कस्टमर पेबल विल बी नो डाउट ये बेसिक कस्टमर प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज है, पर सर ये भी तो IGST लगेगा ना सर। तो सर टोटल टैक्स पेबल इंक्लूडिंग IGST विल बी इन तीनों का सम टोटल होगा सर वो। क्लियर। ये तो हो गया क्या टैक्स पेबल। देखिए टोटल कस्टमर पेबल जो है ना सर, अब भाई नो डाउट यहाँ पे IGST लग रहा है अंडर सेक्शन नंबर 37, पर सर है तो ये भी तो एक तरह से दिस इज बीइंग चार्ज नो डाउट ड्यू टू IGST एक्ट, पर सर एज पर सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 7 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट के अकॉर्डिंग इसको भी तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलते हैं सर। दिस इज ऑल्सो चार्ज एज अ एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन नंबर 37 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। इसलिए वन 774 शुड बी आंसर इन माय ओपिनियन। सर यहाँ पे आरटीपी ने जो आंसर दिया है इसको तो बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया है, जैसे IGST तो सर जैसे जिंदगी में लगता ही नहीं है। अरे लगेगा ना सर, ये भी तो टैक्स पेबल है, ये भी तो टोटल कस्टमर पेबल का पार्ट बनेगा। क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन पूछा इन्होंने इंटरेस्ट पेबल। सरकार इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 61 ने कहा हुआ है सर कस्टम्स एक्ट में कहा हुआ है क्या कि जिस दिन आपको परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है, ध्यान देना अगेन गलती करी हुई यहां पे आरटीपी ने सर प्लीज, जिस दिन आपको परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है, जिस दिन आपको परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है वहां से 90 डेज के अंदर अंदर नो डाउट परमिटेड पीरियड ऑफ वेयर हाउसिंग कैन बी सर 1 ईयर और फर्दर एक्सटेंशन कैन ऑल्सो बी अलाउड। इस क्वेश्चन में 4 महीने का टाइम मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। फिर भी जिस दिन परमिशन मिली फॉर वेयर हाउसिंग, जिस दिन ऑर्डर मिला फॉर वेयर हाउसिंग एज पर सेक्शन 60 सर, वहां से 90 डेज के अंदर अंदर अगर आपने गुड्स को रिमूव नहीं किया तो फ्रॉम द 91st डे टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, आई रिपीट 91st डे से लेकर टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एज पर नंबर ऑफ डेज ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल। क्लियर। तो ऑन द अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल यू विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट होगी 15%, पर सर for how much number of days you need to pay the interest, number of days will be counted from the 91st day। 91st day कब से काउंट करेंगे सर? सर कब से? जिस दिन ऑर्डर मिला, जिस दिन परमिशन मिली फॉर वेयर हाउसिंग, वहां से 90 डेज और 91st डे से लेकर जब आप टैक्स का पेमेंट करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर। क्लियर। अब सर ध्यान देना, दो गलती जो मेरे को लगता है आरटीपी ने करी है। एक तो उन्होंने टोटल ड्यूटी पेएबल बताया है केवल इन दोनों अमाउंट को ही, और उसकी वजह से इंटरेस्ट भी जो कैलकुलेट किया है वो इस पे ही कैलकुलेट किया है। भाई साहब ये जो IGST का अमाउंट है ये भी तो एक तरह से पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी है सर। अच्छा आज तक ऐसा कोई केस अब तक आया नहीं, नो डाउट GST अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल पहले ही, इस तरह का मैटर आया नहीं, पर इन माय हम्बल ओपिनियन इंटरेस्ट विल आल्सो बी चार्जेबल ऑन द अमाउंट ऑफ IGST ऑल्सो। इसलिए 176,774 पर इंटरेस्ट लगेगा 15% पर annum से। तो सर अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन यहां करें 176,774 मल्टीप्लाई बाय 15% पर annum, अब नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 डेज। क्लियर। अब यहां पर ICAI ने आरटीपी के अंदर यहां पे जो गलती करी वो तो करी नंबर ऑफ डेज काउंट करने में भी ये गलती कर रखी है सर। सर अब नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं साहब, और वही गलती यहाँ पे आरटीपी में भी हो गई है। बच्चों ध्यान देना सर, ये गलती आप लोग मत कर देना। नंबर ऑफ डेज काउंट करने सर, यहाँ पे एक दिन का डिफरेंस आ गया है। अच्छा जबकि ये सेम क्वेश्चन, सेम तरह का क्वेश्चन ICAI ने पहले पास्ट एग्जाम में भी पूछा हुआ है, पहले आरटीपी आई उसमें भी दिया हुआ है, एंड सर अभी इस आरटीपी में वो एक दिन का कैलकुलेशन का कोई गड़बड़ हो गया सर इनसे। सर देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट होंगे सर, जिस दिन सर आप देखिए परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग अंडर सेक्शन नंबर 60 मिला है 15 जनवरी को। ओके, परमिशन फॉर वेयर हाउसिंग मिला है 15 जनवरी को, और वहां से 90 डेज काउंट करेंगे सर हम,
90 डेज तक तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है सर, है ना। अब 90 दिन काउंट कैसे करेंगे सर 90? मैं कैसे काउंट करता हूँ वो देखिएगा ध्यान से। 15 जनवरी को काउंट नहीं, 15 जनवरी को काउंट नहीं करना, उस दिन तो परमिशन मिली है। एक दिन का पूरा पूरा होगा, 16 जनवरी को एक दिन पूरा होगा। क्लियर? तो जनवरी के बचे कितने? 16 डेज। ओके, फरवरी में आएंगे 28 डेज। अरे हाँ है ना भाई सर, नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम में अब 28 दिन का ही मानेगा महीना, ठीक है, जनवरी को, अब फरवरी को सर। जनवरी में बचे कितने? 16 डेज, क्यों 15 को काउंट नहीं करेंगे, तो रिमेनिंग 31 डेज में से 16 बच गए सर। फिर फरवरी का आ गया कितना? 28 डेज। फिर मार्च के आएंगे 31 डेज। अब देखो सर 90 डेज की कैलकुलेशन करें ना अपने को, तो 16 प्लस 28 प्लस 31 इट कम्स टू 75 डेज। तो सर अब रिमेनिंग डेज कितने बचे सर? 15। तो सर 15 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो रहे सर। अरे हाँ है ना भाई, 15th of April इज द 90th डे ऑफ वेयर हाउसिंग। इंटरेस्ट कब से लगेगा सर? 91st डे से। 91st डे क्या हो गया? 16th अप्रैल। तो भाई 16th अप्रैल का भी तो इंटरेस्ट लगेगा, या 17 से लगेगा इंटरेस्ट? लास्ट जो 90th डे था वो था क्या? 15th अप्रैल। यहां तक तो आईसीआई का जो आंसर उसने भी सही किया है। इंटरेस्ट 91st डे से लगेगा ना, 91st डे 16 अप्रैल, तो 16 का भी तो इंटरेस्ट काउंट करेंगे भाई। तो सर अप्रैल महीने का 15th of April इज द लास्ट डे जिस दिन तक इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो सर 16 से इंटरेस्ट लगेगा। तो अप्रैल महीने में रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज कितने बचे सर? अप्रैल महीने में रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज इज 15 डेज। अच्छा, इन भाई साहब ने कस्टम कब पे किया सर? 31 मई को पे किया। कब पे किया बेटा? 31 मई को इन्होंने गुड्स को क्लियर कराया फ्रॉम द पुणे वेयर हाउस। अरे लिखा ना सर 31 मई को, तो सर 31 मई तक नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 15 डेज तो हो गए अप्रैल के, 31 डेज हो गए किसके? मई के। 31 भी काउंट करेंगे सर, ध्यान देना सर। 31 को पे किया ना सर, 31 भी काउंट होगा। कितना हो गया? 46 डेज। तो सर इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन सर दिस अमाउंट फॉर 46 नंबर ऑफ डेज। क्लियर? एंड दिस इज हाउ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड सर। तो यहां दो गलती हुई है आरटीपी के अंदर। एक तो यहां पे इन्होंने 45 डेज लिया है। सेकंड थिंग, जो अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए वो 176,774 नहीं लिया इन्होंने ये सम टोटल लिया है सर। देखिए लास्ट जो आरटीपी का जो क्वेश्चन है 18th, ये रहा सर, ये रहा मालिक। पहली बात तो कस्टमरी पेबल 660 पर 12%, ये ठीक है। 87,120, तो टोटल कस्टमरी पेबल भी कितना हो गया? 87,120 हुआ साहब। आईजीएसटी तो इग्नोर ही हो गया पूरा। क्लियर? आईजीएसटी के बारे में आंसर में वर्किंग नोट में कहीं कोई बात नहीं करी। नेक्स्ट सर, इंटरेस्ट पेबल जब इन्होंने कैलकुलेट किया सर, नो डाउट इंटरेस्ट इन्होंने कैलकुलेट किया इसी अमाउंट पर। चलो एक गलती तो ये हो गई कि पूरे अमाउंट पे इंटरेस्ट होना चाहिए, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, क्योंकि सर मेरे हिसाब से तो ये भी कस्टमरी का पार्ट है। क्लियर? तो पूरा अमाउंट लगना चाहिए इंटरेस्ट। सेकंड थिंग, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर सर 46 डेज, इन्होंने काउंट किया क्या? 45 डेज। कैसे? पीरियड ऑफ 90 डेज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन नंबर 60 एक्सपायर्स ऑन 16 अप्रैल। अब सर 15 अप्रैल को खत्म हो रहा है डे, 16 अप्रैल इज द 91st डे। अब सर इनको जो काउंट करना चाहिए सर, वो करना चाहिए कब से? अप्रैल के। देखो मई के तो 31 डेज इन्होंने काउंट किए, पर अप्रैल के केवल 14 डेज ही काउंट किए। तो यहां अगेन 16 अप्रैल को कैसे कि सर आप मुझे बताओ 90 डेज खत्म हो सकते हैं सर? सर जिस दिन परमिशन मिली फॉर वेयर हाउसिंग वहां से काउंट करेंगे सर। अब 15th ऑफ परमिशन कब मिली सर? डेट वापस देखिए एक बार। ये रहा, यस सर 15 जनवरी को जब परमिशन मिल गई इनको, आप खुद बताइए 15 जनवरी को हम काउंट नहीं करेंगे। चलो क्लियर? अब जनवरी के बचे कितने? 16 डेज, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 डेज। अब 90 डेज में बचे कितने सर? आप खुद देखिए, 16 जनवरी के हो गए, 28 दिन हो गए फरवरी के, 31 डेज हो गए किसके? मार्च के। तो सर अप्रैल के बचे ही कितने? 15 दिन तो बचे सर। तो सर 90 दिन पूरे हो जाएंगे कब? 15 अप्रैल को। 16 को थोड़े पूरे होंगे। 16th ऑफ अप्रैल को तो 91st डे आ जाएगा, और 91st डे से इंटरेस्ट लगेगा सर। तो ये अगेन सर यूजुअली
यहाँ पे नंबर ऑफ डेज काउंट करने में कई सारे स्टूडेंट से भी गलती होती है सर, तो सर यहाँ पे आरटीपी सॉल्यूशन जिसने किया होगा उनसे भी गलती होगी, कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है सर, कोई इशू नहीं है। बस आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके आंसर हमेशा कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि ऐसे स्टडी मटेरियल देखा तो वहाँ पे आंसर कुछ और है, आरटीपी देखा वहाँ पे आंसर कुछ और है, इट शुड बी कंसिस्टेंट ना। तो सर पास्ट एग्जाम में जो आंसर बने थे वो मैंने जो बताया उस अकॉर्डिंग ही आंसर बने हुए आज तक। क्लियर सर, डन। तो सर ये जो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट 46 डेज का लगना चाहिए, दिस इज करेक्ट। इंटरेस्ट इस अमाउंट पर लगना चाहिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो एक छोटी सी मिस्टेक आरटीपी के अंदर हो गई है सर, पर हाँ आई होप सर आपको समझ में आया आंसर विद जस्टिफिकेशन विद लो। ओके सरकार, इसी के साथ आरटीपी के सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं अब। आई होप यू गॉट द एंटायर फंडामेंटल, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। और सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका कॉन्फिडेंस, शायद सर नो डाउट आरटीपी के इस तरह के कुछ आरटीपी में जो मिस्टेक आपको मिली उससे हो सकता है आपका थोड़ा सा मन के अंदर एक डर बैठ जाता है, सर क्या पता कुछ नहीं होगा। भाई मैं आपको अभी भी बता रहा हूं सर, गलती किससे नहीं होती है, ये गलती हो सकती है, इंसान है, हमसे भी गलती होती है सर, सबसे हो सकती है। पर अभी जो मैंने आरटीपी सॉल्व कराई है उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ये आरटीपी के जो आईसीए के जो आंसर है उसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को चेंज मत करिएगा। क्लियर, ये जो भी मैंने आपको करेक्शन बताया है उस अकॉर्डिंग ही आंसर आप करिएगा एग्जाम के अंदर भी बेटा। क्लियर, ऑल द बेस्ट, माहौल बनाए, खुश रहे और पूरी एनर्जी के साथ पढ़े, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्रूव योरसेल्फ। क्योंकि सर आपके लिए अभी एक ही बात फिट होती है, क्या कर हर मैदान फतेह है। अरे हाँ ना भाई, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश होकर पढ़िए, माहौल बनाइए एंड सर अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।